हेलो न्यूटोनियंस। तो न्यूटन सर आपके लेके आए हैं आज एक धमाकेदार चैप्टर क्लास 10th के लिए, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। वैसे तो क्या है ना कि जो आई है वो इस दुनिया की खूबसूरती को देखने के लिए बस एक ही चीज है। अगर इंसान की आंख ही ना हो तो क्या उसे दुनिया दिखेगी? और दुनिया दिखती वो तो बात छोड़ो, दिखेगी, लेकिन उस दुनिया में जो खूबसूरती है, जो इतनी सुंदरता है, उसका जो एक दीदार है, सॉरी क्या कहते हैं दीदार, मतलब उसका जो एक एक जो मजा है वो कैसे लेगा? नहीं हो सकता ना। तो सबसे पहले है आई, आंख। जो ह्यूमन का या किसी भी, आप जैसे भैंस की आंख, तो उसका भी जो एकदम सेंसिटिव पार्ट है वो आंख ही है। अगर मान लो कभी ऐसा देखा हो आप लोगों ने कि हम बाइक से जा रहे हैं और अचानक से कोई धूल मिट्टी या कोई चीज आए तो हम सबसे पहले किसे बचाते हैं? आंख। हमारी पलकें एकदम झपक जाती है ना। तो हमारी बॉडी भी चाहती है कि आंख हमारी बची रहे, क्योंकि जब आंख बचेगी तभी तो हम कुछ देख पाएंगे। और दुनिया में देखने तो आए हम चीजें, है कि नहीं भैया? जब तक आंख नहीं होगी उससे काम नहीं चलेगा। तो जो भी है बुलसा है या भैंस की आंख, उसे हम देखते हुए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ। बिल्कुल सब लोग फोकस बना कर रखेंगे। और जो इस क्लास के अंदर आपको मिलने वाला है, गारंटी है कि ऐसा स्वाद आपको जीवन में कभी नहीं आएगा। एकदम एक नंबर। तो बस ये है कि ध्यान से बैठिए और न्यूटन सर की जो ये क्लास है इसे पूरी तरह लीजिए। वैसे आप लोगों ने बहुत सारे वन शॉट देखे होंगे, ये आपके लिए सुपर शॉट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको सब चीजें मिलेगी, मतलब A to Z, और उसके पास Z प्लस सिक्योरिटी, सब चीजें मिलेगी। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करेंगे धमाके से। करे भैया, स्टार्ट कर दे? चलो तो ओके। तो हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई, और ह्यूमन आई में हम देखते हैं क्या क्या सौदा होता है। आंख के अंदर बहुत सौदा है। आंख उतनी ही नहीं है जितनी आपको बाहर से दिख रही है। ये बिल्कुल सामने से दिख गई नहीं, वो अंदर से स्फेरिकल है। बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट, मतलब एक अप्रोक्सीमेटली अगर समझे तो स्फेरिकल है। पर हम देखते हैं क्या होता है। देखो ऐसा ना, ये है रियल स्ट्रक्चर जो दिखती है ना, ये रियल स्ट्रक्चर है ह्यूमन आई। ओके, इसमें बहुत सारे पार्ट है। अब हमें ना पीएचडी तो करनी नहीं है, हमें बोर्ड का एग्जाम देना है। ओके, तो इसके लिए हम लिमिटेड चीजों को समझेंगे जो हमारे लिए जरूरी है, कि जिनसे क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है। बेसिकली जो क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं 2026-25 या जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो सभी मैंने स्लाइड के अंदर इंक्लूड करे हैं। तो ध्यान सुनिएगा, चलो देखते हैं। तो ये हमारे पास ह्यूमन आई है। इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, अलग अलग पार्ट। इस ह्यूमन आई में जो सबसे अच्छा और सबसे जरूरी पार्ट होता है वो होता है लेंस। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? यहाँ पे हमारा लेंस होगा। और ये सर कौन सा लेंस होगा? ये आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस। ओके चलिए जी। जो आंख के अंदर लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। वो कैसी इमेज बनाता है? ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। ऑब्जेक्ट की रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, अच्छी बात है। सर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा तो कहां बनाएगा? तो उसके लिए एक स्क्रीन बनी हुई होती है इसके लास्ट में। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें कलर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सही से विजिबल नहीं है। चलो चलो चलो, कलर ले लेते हैं धांसू सा। कौन सा ले ले मोनू? ये वाला ले लेके आज? हरा ले ले? ओ हो फरमाइश है, ठीक। चलो, तो क्या समझ सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन होती है एक। क्या होती है यहाँ पे? स्क्रीन। और इस स्क्रीन को ही बोलते हैं रेटिना। एक एक लाइन जो लिखी हुई है वो बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो ध्यान समझना, कुछ भी फालतू का इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल लिमिटेड शब्द है, लेकिन धांसू तरीके से। आगे देखें, रेटिना जो होती है वो स्क्रीन होती है, जहां पर हमारी जो ह्यूमन आई है वो क्या बनाएगी? इमेज बनाएगी। और कैसी इमेज बनाएगी? वो रियल एंड इन्वर्टेड बनाएगी। रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनाती है। रियल एंड इन्वर्टेड। अगर आंख के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज ये लेंस बनाएगा। कहां पर? रेटिना पर। रेटिना को स्क्रीन बोलते हैं, स्क्रीन ऑफ द आई। यहां पर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। क्या बनेगी? इमेज बनेगी। और वो इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। रियल एंड इन्वर्टेड। अब और डेप्थ में अगर जाए तो देखो, रेटिना के अंदर दो तरह की सेल पाई जाती है, रोड सेल और कोन सेल। इसके अंदर दो अलग तरह की सेल मिलती हैं। कौन कौन सी सेल मिलेगी? रोड सेल और कोन सेल। तो दो तरह की सेल है। जो सेल, एक सेल होगी जो कलर दिखाने में हेल्प करेगी, और एक ब्लैक एंड व्हाइट, भाई कुछ एनिमल्स में पाई जाती है और कुछ ह्यूमंस में, वो अलग एक चीज है, उसको हम डेप्थ में आगे देखेंगे। क्लियर? चलो समझते हैं कि आंख के कौन कौन से पार्ट है। लेकिन आंख तो हम समझ लेंगे। आंख के होने का फायदा तब है जब लाइट हो, है कि नहीं है?
अगर लाइट ही नहीं है सराउंडिंग में तो आंख का अंधा, आंख का अंधा मतलब उसको दिखेगा क्या, दिख सकता है क्या, नहीं दिखेगा। मतलब कि ये कि लाइट का होना जरूरी है। तो पहले मैं आपको पार्ट समझाता हूं, फिर बताता हूं कि लाइट होती क्या है। लाइट को हम दो तरीके से समझेंगे, चलो देखते हैं। तो ह्यूमन आई की बात करें तो ह्यूमन आई एक ऐसा प्रोग्राम है हमारी बॉडी के अंदर, बेसिकली ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, ये हमें ऑप्टिकल मतलब चीजों को देखने में हेल्प करता है, ये हमारे आसपास की चीजों को दिखाने में हेल्प करता है। क्लियर है, बस ये चीज समझनी है। आंख का होना तब जरूरी है, मतलब तब फायदेमंद है जब सराउंडिंग में लाइट हो। मान लो इस दुनिया से लाइट गायब हो जाए तो आंख का होना कुछ फायदा है, नहीं ना। तो दो चीजें देखनी पड़ेगी, लाइट और आई। आगे देखेंगे कि जो ह्यूमन आई है उसके कौन कौन से पार्ट है। तो एक है हमारे पास कॉर्निया, क्या होता है कॉर्निया, ये दिख रहा होगा जो बाहर जो ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन होती है आंख के सामने, आई के फ्रंट पे जो सबसे ऊपर ये ट्रांसपेरेंट फिल्म होती है, इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। बाहर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, कॉर्निया। चलिए अब आइरिस क्या है, तो देखो ये जो ब्लैक वाला पार्ट है आंख के साइड में, ये बीच वाले होल को छोड़ दो, जो पिन होल है उसे छोड़ दो, वो जो आपका ये जो पिन होल है ना, ये तो प्यूपिल है। ये क्या है, प्यूपिल, जो आंख के सेंटर में बिल्कुल ध्यान से देखो गोला बना हुआ होता है, एक पिन साइज होल कह सकते हैं, ये होल होता है आपका प्यूपिल। उसके चारों तरफ जो एडजस्ट हो सकती है छोटी बड़ी, ये आइरिस होती है। क्या होगी, आइरिस। आइरिस का काम होता है कि कितनी क्वांटिटी आंख के अंदर एंटर हो सकती है लाइट की। कभी आपने ध्यान से देखा हो कि कहीं पे डिम लाइट है, डिम लाइट होगी तो क्या करेगी, ये थोड़ी सी स्प्रेड हो जाएगी, ये चाहेगी कहीं से लाइट को मैं खींच लूं। लेकिन जब आप कहीं तेज लाइट या तेज रोशनी में आओगे तो वहां पे कॉर्निया छोटी हो जाती है, कि लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं लेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंपल है, अगर आप अंधेरे में जाओगे तो ये आइरिस थोड़ा सा फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब जो बीच वाला होल है वो ज्यादा हो जाएगा। ओके, वैसे प्यूपिल और आइरिस दोनों मिलके काम करते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि प्यूपिल अलग फंक्शन करेगा और आइरिस अलग काम करेगा, ये तो मिलके काम करते हैं भाई। अगर आइरिस का साइज कम और ज्यादा होगा तो प्यूपिल का साइज भी ऑटोमेटिकली कम और ज्यादा होगा, क्योंकि वो सेंटर में। क्लियर है, आगे चलेंगे। अब बात करेंगे आई लेंस, ये मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपसे पूछे आई लेंस क्या होता है तो सिंपल बताना है कि ये एक तरीके से क्रिस्टलाइन लेंस है, ट्रांसपेरेंट क्या है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस होता है। ओके, कौन सा लेंस होता है भैया, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर, तो क्रिस्टलाइन, और सबसे मजेदार बात ऐसी है, ये कोई कांच का बना हुआ नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है क्योंकि मसल्स का बना हुआ है। फ्लेक्सिबल मतलब इसको छोटा और बड़ा किया जा सकता है। अब छोटा बड़ा कौन करेगा, तो सिलेरी मसल्स होती है इसके ऊपर, लेंस के ऊपर ना यहाँ पे सिलेरी मसल्स है। कौन सी है, सिलेरी, सिलेरी मसल्स, मसल्स सिलेरी से याद रख सकते हो, जो सिल सकती है। क्या सिल सकती है, फटी चीज को। जैसे कि मान लो अगर कोई चीज ज्यादा बड़ी हो गई तो उसको सिलने के लिए क्या चाहिए, सिलेरी। तो इसलिए ये छोटा भी कर सकती है इस लेंस को और ये बड़ा भी कर सकती है। क्लियर है, तो सिलेरी से याद कर लेना कि सिलेरी मसल्स वो है जो लेंस के साइज को एडजस्ट करती है। किसको एडजस्ट करती है, लेंस के साइज। क्लियर हो रही बात, ओके। तो लेंस के साइज को जो एडजस्ट करेगी वो कौन सी मसल्स है, सिलेरी मसल्स। और सिलेरी मसल्स इस लेंस को पकड़ के रखती है साइडों में इस तरीके से। और इसके आगे क्या होता है, इसके आगे प्यूपिल होगा और सराउंडिंग में क्या होगा, आइरिस, जो लाइट की इंटेंसिटी को समझेंगे कि लाइट की इंटेंसिटी कम हो रही है या ज्यादा। डिपेंड करता है, मान लो आप जैसे रूम के अंदर हो, है ना, और एकदम से अचानक से हम कहा निकले, बाहर निकले, तो एकदम से सनलाइट पड़ती है तो ऐसा ना आंख की पुतली घूम जाती है, होता है ना, ऐसा निचुंदा सा मार जाता है सामने, तो फिर चक्कर से आते हैं, क्योंकि जो हमारी आई है उसके अंदर ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट एकदम से जा रही है, तो लेंस पे इफेक्ट पड़ता है, उससे थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो इसलिए उस लाइट की इंटेंसिटी को, भाई 2 रुपए की लाइट जानी चाहिए या 5 रुपए की जानी चाहिए, उसे कौन एडजस्ट करेगा, कौन एडजस्ट करेगा उसे, उसे जो है आइरिस या प्यूपिल मिलके एडजस्ट करते हैं लाइट की इंटेंसिटी को, कितना लेना कितना नहीं। ओके, दूसरी बात यह है, यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ होता है, यहाँ पे एक लिक्विड जैसा क्या भरा होगा, फ्लूइड। चलो, तो दो तरह की बात है, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। जो इस गोले में भरा हुआ होता है वो आपका विट्रस ह्यूमर होता है। क्या होता है, विट्रस ह्यूमर। और जो यहाँ पे भरा हुआ होता है ये आपका एक्वस ह्यूमर होता है। क्या होगा, एक्वस ह्यूमर। वैसे तो बहुत सारी चीजें आंख के बारे में, ऑप्टिकल नर्व है, ब्लैक पॉइंट है, ब्लैक स्पॉट है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे दे रखा है आपको। ऑप्टिकल नर्व की बात करें कि ऑप्टिकल नर्व क्या होती है, तो भैया जो इमेज बनी है उसकी इंफॉर्मेशन को यहाँ से ऑप्टिकल नर्व लेके जाएंगे ब्रेन के पास। किसके पास, ब्रेन के पास, क्योंकि इनका काम ही होता है ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन। ऑप्टिकल नर्व का काम होता है जो हमारी आंखों ने देखा है वो अच्छा है या बेकार है, तो उस दृश्य को, उस इमेज को वो डिकोड डिकोड करेगी, और वो डिकोड करने के बाद
ऑप्टिकल नर्व कहाँ भेज देगी, वो भेज देगी भैया ब्रेन के पास। फिर ब्रेन समझेगा कि ये सौदा ठीक है या नहीं है, मतलब ये जो चीज हम देख रहे हैं ये सही है या नहीं है। चलो भैया, तो हमने करीब करीब सारी चीजें जो जरूरी है वो देख ली है, मतलब फालतू की इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आगे देखेंगे, अभी हम थोड़ा डिटेल में और देख लेते हैं ह्यूमन आई को। ह्यूमन आई को ओके, तो चलो 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 आगे चलते हैं। ठीक, इस तरीके से जरूरी पार्ट हमने समझ लिया। कौन कौन से, हमने कॉर्निया समझ लिया है। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट शील्ड या फिर लेयर है आंख के बाहर की तरफ। आइरिस वो ब्लैक वाला पार्ट है, देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ये आपका आइरिस है। इसके सेंटर में आपका प्यूपिल है जो कम और ज्यादा हो सकता है, और ये आपका जो है बाहर, इसके ऊपर एक झिल्ली चढ़ी हुई होती है, मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कॉर्निया। तो ध्यान से चीज को हम समझ सकते हैं। क्लियर हो गया, आगे चले। तो देखो क्या क्या चीज है हमारे पास, कॉर्निया है, आइरिस है, प्यूपिल है, लेंस है, लेंस पूछेगा आपसे, और सिलेरी बॉडी या सिलेरी मसल्स बोल सकते हैं। सभी के बारे में पूछ सकता है कि कौन सा क्या करता है। तो फिर से मैं बता दूं आपको, कॉर्निया जो आई लेंस है या जो आंख है उसके सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, जो धूल मिट्टी वगैरह से प्रोटेक्ट करती है बाहर की चीजों को, आंख को। जो आइरिस है वो लाइट की इंटेंसिटी को ऑपरेट करेगी, कि लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा आ रही है तो थोड़ा कम हो जाएगी, कम आ रही थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इससे आंख के अंदर एक बराबर लाइट पहुंच सके, समझे ना। तीसरी चीज है प्यूपिल, भी दोनों सेम काम करते हैं। ये इसके पिन साइज होल, मतलब बीच वाला हिस्सा होता है इसका जिसमें लाइट पास होगी। लेंस होता है जो इमेज बनाएगा, भाई लाइट इस पे पड़ी और लाइट पड़ने के बाद कहाँ बनाएगा इमेज, ये रेटिना पे। कहाँ पे बनाएगा, रेटिना पे। लाइट जैसे ही अंदर एंटर होगी तो कॉन्वेक्स लेंस अपना काम करना शुरू करेगा, और जो ऑब्जेक्ट सामने रखा है उसकी इमेज कहां बना देगा, रेटिना पे या स्क्रीन पे। दूसरी बात, सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स जो लेंस का साइज है उसे एडजस्ट करेगा। भाई सिलेरी मसल्स क्या करेगी, साइज को या तो लेंस को बड़ा कर देगी या छोटा, वो डिपेंड करता है कि हमें दूर की चीज देखनी है या फिर पास की देखनी है। ये सब ये तो सौदा बहुत कड़ा है, इसे ध्यान रखना, इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं। सिलेरी मसल्स वीक हो गई, सिलेरी मसल्स खराब हो गई, सिलेरी मसल्स जाम हो गई, यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आगे हमने क्या समझा देखेंगे, भाई हमारे पास रेटिना है, क्या आ गया, रेटिना। और रेटिना ध्यान रखना, इसको बोलते हैं स्क्रीन ऑफ द आई। क्या बोलते हैं, स्क्रीन ऑफ द आई, जिस पर आपकी एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। ये दो आपको अलग अलग तरीके सेल की मिल सकती है, डिपेंड करता है कौन सा जानवर है। जैसे उल्लू हुआ, उसको रात में दिखता है, या फिर जो मतलब शिकारी जानवर होते हैं उन्हें रात में दिखता है। तो अलग अलग तरह के जो जानवर है, ह्यूमन बीइंग जो चीजें हैं, उनकी जो रेटिना है उसमें अलग अलग तरह की सेल मिलेगी और उस तरीके से फंक्शनिंग करेगी, जो हम डिटेल में आगे देखेंगे। चलो भैया, यहां तक उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर होगी। अब चलते हैं आगे। चलो भैया आगे देखें। अब जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, इस साल भी आया है, उससे पहले भी आया था, उससे पहले भी आया था, हर बार क्वेश्चन आया सीधे। तो क्वेश्चन किस तरह पूछा गया आपके सामने देखते हैं। कह रखा है, द पेयर ऑफ आई पार्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिटिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट मतलब इंटेंसिटी या अमाउंट। हमने किसके बारे में बात करी है कि लाइट की इंटेंसिटी को कौन समझता है, जितनी आंख को चाहिए, तो वो कौन होता है, आइरिस और प्यूपिल। ये आइरिस नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये काफी रिलेटेबल लगता है आइरिस। तूने सुना है किसी का नाम आइरिस, तूने सुना तो होगा है ना। चलो ऐसा नहीं कहते, गंदी बात। तो ये क्या है, आइरिस एंड प्यूपिल, ध्यान देना है। आइरिस और प्यूपिल दोनों ही ऐसे सौदे हैं आंख के जो क्या करते हैं, जो लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करते हैं कि कितना जाना है आंख के अंदर लाइट को, कितनी इंटेंसिटी से नहीं जाना है। ये नहीं कि 5 किलो चाहिए और 2 किलो जा रही है, कौन ऑपरेट करेगा, कितना जाना है, आइरिस और प्यूपिल, है कि नहीं है। चलो तो भैया कह सकते हैं, ये मत लिख देना सिलेरी मसल्स वगैरह, ये अगला काम है। देखो मैं सब चीज बता दूं आपको, जो आइरिस है या प्यूपिल है, ये दोनों ही क्या काम करती हैं, इन दोनों का काम है कि साइज को कंट्रोल करना, और साइज कंट्रोल करके जो लाइट की क्वांटिटी है उसको आंख के अंदर भेजना, ठीक है, जितने जाने उतना। आगे देखें, अगर मैं आपसे पूछूं सिलेरी मसल्स क्या काम करती है, आप बताओगे सिलेरी मसल्स जो आंख का लेंस है उसके साइज को कम और ज्यादा करेगी। चलो प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल मैंने आपको बता ही दिया, प्यूपिल का काम क्या है, प्यूपिल का काम है द प्यूपिल ऑलवेज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लाइट टू एंटर द आई। आंख के अंदर लाइट की कितनी क्वांटिटी जानी, कैसे जानी, उसके बारे में बात करता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ओहो, ये तो हम डिफेक्ट के बाद पढ़ेंगे, ये थोड़ा क्वेश्चन यहाँ आ गया स्लाइड में, कोई इशू नहीं है। आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब
भाई आंख तो हमने पढ़ ली, अब आंख काम कैसे करती है वो भी तो देखें, नहीं है? जो आंख है वो तो हमने पढ़ ली, अब आंख काम कैसे करती है उसके बारे में बात करते हैं। तो हम आंखों पे चश्मा लगाते हैं चश्मा क्यों? भाई जब धूप में निकलते हैं, धूल मिट्टी हो या ज्यादा सनलाइट हो, वो हमारी चश्मे पे इफेक्ट, मतलब हमारी आंखों पे इफेक्ट करेगी। अब अलग अलग तरह के चश्मे आते हैं, पोलराइज, जो गूगल से अलग रहते हैं, पोलराइज और जो नॉर्मल वाले, एक तो 99 रुपीज के हैं, एक विराट कोहली के 10,000 के है कि नहीं, और एक हमारे चिल्लर पार्टी के हैं 500 रुपए के। वो डिपेंड करता है अपने बजट के हिसाब से कौन सा चश्मा यूज कर रहे हैं, लेकिन चश्मा तो चश्मा ही। आगे चलेंगे तो हम समझेंगे कि आंख का काम कैसे करेगी, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। होता क्या है, पहली बात यह है कि ये जो आप चीजें पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ मार्क्स के लिए ना पढ़े, इसको थोड़ा समझने के लिए पढ़े। लाइफ में अगर हम इन चीजों को अप्लाई करेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। भाई अपनी आंखों को साफ रखना चाहिए और अपनी आंखों को थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए सेफ्टी कंसर्न के हिसाब से। बाहर जाओ धूल मिट्टी में अगर, तो अपने चश्मे वगैरह लगाओ सही से, सही बात नहीं भैया। और चीजों का भी ध्यान रखो, गाजर का जूस पीते रहो, उससे क्या होता है, उससे जो है आंखें थोड़ी सी मजबूत रहती है, मजबूत बोले तो ठीक रहती है। चलो आगे देखिए, गाजर का जूस तो पीते रहना चाहिए, है कि नहीं, लाल हो जाएगा सरसों दा। ठीक है आगे चलेंगे, तो काम कैसे करता है देखो, लाइट एंटर होगी, लाइट आई और वो लेंस के अंदर एंटर हुई, लेंस ने क्या करा, कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्ज करेगा, वो कन्वर्ज करके इमेज को कहां बनाएगा, रेटिना पे, और रेटिना पे हमारी इमेज बन जाएगी। फिर ऑप्टिकल नर्व वहां से उस ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके कहां भेज देंगे, ब्रेन के पास, और ब्रेन को क्या होगा, ऑब्जेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा जिस तरह हम देखते हैं। कायदे में अगर हम सामने देख रहे हैं तो हमारी आंख पे आप लोगों की इमेज या किसी की इमेज क्या बन रही है, उल्टी बन रही है, क्लियर, इन्वर्टेड, वो रेटिना पे बनती है, ध्यान रखना है। चलो देखते हैं, कह रहा है कि व्हेन अ पर्सन लुक्स टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी इंसान किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देखेगा तो एक पैरेलल रे, ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल रे कहां एंटर होगी, प्यूपिल में, कहां पे एंटर होगी, प्यूपिल, और प्यूपिल के चारों तरफ कौन थी, आइरिस, कौन थी, आइरिस, और बीच में कौन बैठा है, प्यूपिल बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है, प्यूपिल, और साइड में कौन है उसके, आइरिस। आइरिस क्या कर रही है, आइरिस क्या कर रही है, आइरिस ने खाना खाया है। आइरिस क्या कर रही है बेसिकली, आइरिस इंटेंसिटी को कंट्रोल कर रही है, साइज को कम और ज्यादा कर रही है, प्यूपिल के साइज क्या कर रही है, कम और ज्यादा। ओके, तो क्या होगा, पैरेलल लाइट रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर द प्यूपिल ऑफ द आई फॉल्स ऑन द आई लेंस कॉन्वेक्स लेंस, कहां गिरेगी, कॉन्वेक्स लेंस पे, और उसके बाद एक रियल और इन्वर्टेड इमेज को कहां बनाएगी, रेटिना पे, कहां बनाएगी, रेटिना पे, अच्छी बात है। उसके बाद क्या होगा, कुछ स्पेशल सेल्स होंगी जैसे रोड और कोन सेल, ये शेप ऑफ द सेल है बेसिकली। सच स्पेशल सेल ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू द फॉर्म ऑफ सिग्नल टू द ब्रेन, और वो सेल क्या करेंगी, वो एनर्जी को कन्वर्ट, ऑप्टिकल सिग्नल को किसी दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करके किसके पास भेजेगी, ब्रेन के पास। फिर ये सिग्नल किसके पास जाएंगे, ब्रेन के पास, किसके थ्रू, ऑप्टिकल नर्व, लास्ट में क्या लगा हुआ होता है, यह है ऑप्टिकल नर्व। चलिए उसके बाद में क्या होगा, ब्रेन समझेगा कि जो ये सिग्नल आए हैं ये किसके हैं, और फिर हम ऑब्जेक्ट को देखने में समर्थ रहेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसा है। आगे चलेंगे, पावर ऑफ एकोमोडेशन, बहुत बढ़िया बात है। पावर ऑफ एकोमोडेशन, दो तरह की पावर हम पढ़ेंगे, एक तो होता है पावर ऑफ लेंस, ये क्या होगा, पावर ऑफ लेंस, और एक होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन, दोनों अलग अलग है। क्या ना कि क्लास 10th में बच्चे ऐसा अक्सर मान लो कॉपी चेक कर रहे हैं तो उसमें हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि भाई दिखता है, मतलब बच्चों ने पूछा क्वेश्चन में पावर ऑफ एकोमोडेशन है, डेफिनेशन वहां पे लिख रखी है आप लोगों ने पावर ऑफ लेंस की, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों चीजें अलग अलग है, डिटेल में पढ़ के चलना है, क्लियर। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि जो फोकल लेंथ होती है लेंस की, उसका घटना या फिर उसका बढ़ना। जो लेंस है, आंख का जो लेंस है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कि सिलेरी मसल किस तरीके से उसको छोटा और बड़ा करती है। अगर आपने जो लेंस है उसको छोटा कर दिया, क्या करा है, छोटा करा है, छोटा करने पर उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम, और अगर आप उसे खींच दोगे तो फोकल लेंथ क्या होगी, ज्यादा। तो ये पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है, कह सकते हैं द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, या द एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस और इट्स थिकनेस, उसकी थिकनेस के मोटाई और पतले होने के साथ में, मोटाई और पतले के होने के हिसाब से फोकल लेंथ में अगर कोई बदलाव आता है तो उसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। आगे चलेंगे, देखो लिखा भी है द एबिलिटी ऑफ आई टू, द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस नियर और डिस्टिंक्ट, यह डिस्टिंक्ट मतलब फार है, दूर का ऑब्जेक्ट जो होता है, फार ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना बाय चेंजिंग फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज नोन एज
एकोमोडेशन। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पेपर में कम से कम 4-5 साल लगातार आया है और ये हर बार पूछा जाता है। डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि एबिलिटी ऑफ आई लेंस, एबिलिटी ऑफ आई द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस, ability to focus near or far object on a retina by changing focal length of eye lens is called accommodation of the eye। तो वो क्या करेगी आई लेंस, फोकल लेंथ को कम और ज्यादा करके जो ऑब्जेक्ट दूर में है पास में उसकी इमेज कहां बनाएगी, रेटिना पे। और वो इमेज बनाने की जो एबिलिटी है उसकी, रेटिना पे इमेज बनाने की एबिलिटी, उसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या बोलेंगे, पावर ऑफ एकोमोडेशन। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। देखो भैया, नॉर्मल आई की बात करें तो नॉर्मल आई के लिए क्या होता है, जो दूर का पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे होगा। नॉर्मल आई कहां तक देख सकती है, इन्फिनिटी। क्या तुम चांद देख सकते हो? हम चांद नहीं देख सकते? देख सकते हैं, हम तो कोई सा भी चांद देख सकते हैं। तो अब अगर हम चांद देखना चाहें छत पे जाए तो हमें चांद दिखेगा, है कि नहीं? ओके, तो क्या हम मून देख सकते हैं? मून, मून ही तो चांद है लुल्लू। हम मून भी देख सकते हैं और हम चांद भी देख सकते हैं और चांद के पार भी देख सकते हैं। नहीं देख सकते? देख सकते हैं। तो देखने को तो हम इन्फिनिटी तक कहीं भी देख लें। क्या हम सूरज देख सकते हैं? सूरज ठीक है, देख सकते हैं, हम सूरज भी देख सकते हैं, मतलब सब चीज देख सकते हैं क्योंकि इन्फिनिटी तक हमारा विजन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बात करें सबसे पास, तो नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। क्या 25 सेंटीमीटर? अगर आप बुक को ऐसे उठाओगे और 25 सेंटीमीटर अपनी आंखों के पास में रखोगे, तो उससे अगर आपने कम, मतलब 25 सेंटीमीटर से कम की डिस्टेंस रखी ना, तो आंखों की पुतली घूम जाती है। समझ रहे बात को, तितर उड़ जाते हैं आंखों के, क्योंकि ब्लर मारने लगता है, फिर सर में दर्द होता है हल्का हल्का। वो बिना किसी स्ट्रेस के नहीं दिखता। देखने को तो देख लो कुछ भी, बिल्कुल आंख से मिला के देख लो। आजकल बच्चे हैं क्या चला रहे हैं, फोन चलाते हैं। पहले फोन यहाँ होता है, फिर धीरे 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 फोन यहाँ आ जाता है, होता है ना ऐसा रात के समय अक्सर। तो कहने का मतलब है, देखने को देख सकते हैं पर स्ट्रेसफुल, वो स्ट्रेसफुल विजन होता है। आपको बिना स्ट्रेस के देखना है। क्या देखना है? बिना स्ट्रेस के आपको 25 सेंटीमीटर तक देखना है। तो ध्यान देना है, हम जो नॉर्मल ह्यूमन आई है वो सिर्फ 25 सेंटीमीटर नियरेस्ट पॉइंट अपना शो करती है। याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में बनता है। और फारेस्ट पॉइंट क्या रखती है, इन्फिनिटी। क्या इन्फिनिटी तक देख सकती है। आगे चलेंगे, जो बुजुर्ग आंखें हो जाती है, ओल्ड आईज, अगर आंखें बिल्कुल बुजुर्ग हो गई है, बिल्कुल मट्टी पलीती हो गई उनकी, समय के साथ क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो जो भी हम काम करते हैं अपने पूरे जीवन काल में, उसकी वजह से हमारी आंखें थोड़ी कमजोर हो जाती है, बुढ़ापे में उसका इफेक्ट दिखता है। समझे बच्चे? तो ध्यान रखेंगे सब लोग, गाजर का जूस पीते रहेंगे, उससे आपकी आंखें सुरक्षित रहेंगी। चलिए देखिए, तो फारेस्ट पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी, और नियरेस्ट पॉइंट क्या है, 25 सेंटीमीटर। पुरानी आंख हो या नई आंख हो, मतलब सेम ये दोनों के लिए। चलेंगे आगे देखेंगे, तो ये हमने सारा पढ़ लिया है। फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट सिलेरी मसल्स क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लो हमें पास के ऑब्जेक्ट को देखना है, पास के ऑब्जेक्ट को, तो सिलेरी मसल्स क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, भिंच जाएगी। तो लेंस की साइज को क्या करेगी, डिक्रीज। बिल्कुल, तो आई लेंस बिकम थिक, और आई लेंस कैसा हो जाएगा, मोटा। भाई अगर खींचेंगे तो लंबा होगा और भींचेंगे तो कैसा होगा, मोटा होगा, है ना। तो अगर मोटा हो जाए तो थिक हो जाता है, क्या हो जाएगा, थिक। ठीक, तो अगर मोटा ऐसे हम उसको भींच दें तो वो थिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, भिंच रहा है वो। तो सिलेरी मसल्स क्या करेगी, आई लेंस को भींच देगी। तब जब हम बिल्कुल पास में रख के देखेंगे, ऑब्जेक्ट को बिल्कुल पास में रख के देखेंगे, ऐसे नियर बाय ऑब्जेक्ट में, ध्यान रखना है। और फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगी, सिंपल सी बात है। अगर साइज ही छोटा हो गया, भिंच गया वो, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम। फोकल लेंथ कम होने का मतलब है पावर का ज्यादा होना। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। तो हमें ध्यान रखना है कि पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ कम होगी तो आपकी पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ध्यान रखेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे धीरे धीरे। तो आपने क्या समझा, अगर ऑब्जेक्ट को पास में रखे, कहां रखे, पास में रखे, तो लेंस कैसा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लेंस ठीक। और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम। फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि सिलेरी मसल्स लेंस को क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट। आगे चलेंगे, दूसरी बात देख लेते हैं कि ओफो, ये मैं आपको डिटेल में आगे पढ़ूंगा। हाँ, एक चीज और देख ले बस, जो दूर का ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए क्या होगा, ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो दूर होने में सिलेरी मसल्स रिलैक्स करती है। रिलैक्स का मतलब थोड़ी सी खिंच जाएगी, बड़ा कर देगी लेंस को, और लेंस को पतला कर देगी, लंबा और पतला। कैसा बना देगी, लंबा और पतला। और उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। फोकल लेंथ कैसी होगी, इंक्रीज। इफेक्ट को हम आगे देखेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ह्यूमन आई है उसकी जो मतलब ह्यूमन आई जो है उसका फंक्शन क्या होता है। तो उसका फंक्शन कुछ इस तरीके से, उसमें हमने पावर ऑफ एकोमोडेशन समझा, मतलब एबिलिटी ऑफ आई
to adjust the focus to see far or nearby object to make its image on the retina by changing the focal length of the eye lens is called power of accommodation. सिंपल है, ठीक है। हमने समझा कि अगर ऑब्जेक्ट दूर होगा तो क्या होगा और ऑब्जेक्ट अगर पास होगा तो क्या होगा। नॉर्मल आई के लिए क्या होता है दूर का विजन और पास का विजन, और ओल्ड आई के लिए क्या होता है दूर का विजन और पास का विजन। अब धीरे धीरे क्या होगा, जब भाई शुरुआत में बच्चे होते हैं तो आजकल तो ये देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लग जाते हैं, है कि नहीं है। वो कहीं ना कहीं थोड़ा जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है या आजकल डाइट की प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हम खान पीन हमारा है वो अच्छा नहीं है। जैसे कि अभी लेटेस्ट क्या होगा, अभी बॉलीवुड वालों ने एक मूवी बनाई है और उसमें देखा जा रहा है कि जो दूध आता है ना, जो डेयरी मिल्क होता है वो बहुत ज्यादा पॉइजनस है, जिसको स्लो पॉइजनस कहा गया है। मतलब अभी उस पर शायद मूवी बनेगी कुछ टाइम में, और ये अभी रिपोर्ट में है रिसेंटली आजकल की भी कि भाई जो बाजारों में दूध बिकता है उसमें बहुत ज्यादा मतलब डिटर्जेंट इन सब चीजों से दूध को बना रहे। अच्छा रहेगा कि गाय का दूध और शुद्ध दूध, भैंस का दूध पिए जिससे बॉडी बनी रहे मजबूत। चलिए आगे चलेंगे, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो धीरे धीरे क्या होता है टाइम के साथ या उम्र के साथ जो है कुछ सौदे वीक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भाई एक ऑर्गन ही तो, मशीन ही तो है बॉडी, है ना, वो भी तो कभी ना कभी खराब होगी। तो समय के साथ साथ क्या होगा, सिलेरी मसल्स वीक हो जाएगी और कमी आना शुरू कुछ हो जाएंगे, जिनको हम डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफेक्ट, आई डिफेक्ट। तो अब मैं आपको आई डिफेक्ट पढ़ाऊंगा, और ऐसा नहीं है मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि किन कमियों की वजह से ज्यादा आंखें खराब हो रही हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी आंखें ठीक हो सके या फिर सही रहेंगी। चले आगे, ठीक है। तो भैया देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा। अब हमारे पास डिफेक्ट है। ओफो, पहले कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ, पहले कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद हम डिफेक्ट पाएंगे। चलिए भैया, ये क्वेश्चन तो एकदम आप ऐसे उड़ा दोगे आप, क्योंकि मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। तो अब क्या करना है, देखो जैसे कि मैंने आपको कहा भाई धड़ल्ले से क्वेश्चन आता है, 22, 23, 25, 24, 26, 27, 28, 30, 29 सब में आएगा, लिख के रख लो चाहे। ओके, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन द टर्म पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। उड़ा दोगे आप, उड़ा दोगे। क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? द एबिलिटी ऑफ आई to focus near and distinct object by changing the focal length of the lens। लेंस की फोकल लेंथ को कम और ज्यादा करके दूर के और पास के ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करके देखने की जो एबिलिटी है, किसकी? ह्यूमन आई की, आंखों की, उसी को क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्लियर? अभी डेफिनेशन लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। एबिलिटी ऑफ आई लेंस एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, या पावर नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। ओके, दूसरी बात क्या कह रहा है? व्हाट हैपन to the image distance in the eye, in the eyes when distance of an object is increased gradually from distance 5 to 500 मीटर। कह रहा है अगर आप 5 से, देखो अगर आप 5 से 500 मीटर की दूरी, 5 से 500 मीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट को लेके जाओगे, है ना, ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे, और क्या कह रहा है? नेम एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ पार्ट ऑफ ह्यूमन आई रेस्पॉन्सिबल इन दिस केस। इस केस में जो ह्यूमन आई है उसने क्या काम किया है। चलो भैया समझते हैं इसको। तो क्या है कि भैया अगर हम देखें व्हाट हैपन टू द इमेज, तो इमेज पे क्या असर पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा डिस्टेंस में चेंज नहीं आया। व्हेन द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज ग्रेजुअली फ्रॉम 5 to 500 from our eye, the image distance remain the same, the image distance remain the same at the retina, the image is always formed on the retina for the clear vision। सिंपल सी बात है, अगर वो 500 मीटर पे हो या फिर वो 200 मीटर पे हो, जो इमेज है वो बिल्कुल सेम बनेगी। जो 500, मान लो ऐसा थोड़ी होता है, एक बस आ रही है, हम बस के इंतजार में खड़े हैं, ठीक है, तो अगर हम बस को आते हुए देख रहे हैं, सामने से बस आ रही है, बहुत दूर से देखा तो वो छोटी लग रही है, लेकिन पास आ रही है तो थोड़ा साइज बड़ा हो गया, अच्छी बात है तो बस ही ना, क्या है? बस ही तो है। ओके, थोड़ा 500 मीटर पर खड़ी है कोई चीज, थोड़ा यहाँ पास में खड़ी है, तो ट्रक थोड़ा ना बन जाएगा, नहीं ना, क्या रहेगी? बस ही रहेगी। तो इमेज सेम रहनी है, रेटिना पे जो इमेज बनेगी वो उसी ऑब्जेक्ट की बनेगी जो 5 पे खड़ा है या फिर वो 500 पड़ा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे चलेंगे कि काम करा किसने है, आंख के अंदर किस पार्ट ने रोल प्ले करा है? सिलेरी मसल्स तो थी वो, कौन थी वो? सिलेरी मसल्स। जो आंख की सिलेरी मसल्स होती है ना, ये वाली, ये लेंस के साइज को छोटा और बड़ा करती है, ऐसे डिच को खींचती है इस तरीके से। मान लो ये ऐसे पकड़ रखा है, इसको खींच भी देगी, इसको छोटा भी कर देगी। कौन है ये? सिलेरी मसल्स। तो कौन काम कर रही है इसके लिए? सिलेरी मसल्स कर रही है। ओके, क्योंकि सिलेरी मसल्स का काम होता है कंट्रोल करना थिकनेस ऑफ द आई लेंस, आई लेंस के साइज को कम और ज्यादा करने का काम किसका है? सिलेरी मसल्स का है। ओके, द सिलेरी मसल्स रिलैक्स, जब वो रिलैक्स करेगी द आई लेंस बिकम थिनर, पतला हो जाएगा। जब सिलेरी मसल्स रिलैक्स करेगी मतलब खिंचाव में जाएगी,
तो लेंस कैसा हो जाएगा, पतला। पतला होगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा, और फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो पावर क्या हो जाएगी, कम। पावर क्या हो जाएगी, कम। ये सारी चीजें हैं, और इमेज फाइनली कहां बनेगी, फिर रेटिना पे। क्लियर है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन क्लियर होगा। इस साल पेपर में आया था 2026 में, और ऐसे ही क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हैं कॉन्सेप्चुअल। ऐसा नहीं है कि आपको रटी हुई चीज दे दी, कहीं ना कहीं अंदर से क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चे ने कॉन्सेप्ट को कितना गहराई से पढ़ा है। आगे देखेंगे, अ पर्सन इज अनेबल टू सी फार ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड 2 मीटर फ्रॉम हिज आई। भाई 2 मीटर दूर उसकी आंख से दूर से रखा गया, समझेंगे। 2 मीटर दूर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, कहां रखा है, 2 मीटर दूर, और ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा। देखो ये डिफेक्ट से रिलेटेड है, पहले मैं आपको डिफेक्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद इन क्वेश्चंस को लेके आऊंगा। उससे क्या होगा, आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं। क्लियर है, आगे चलेंगे। अब देखेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। दो तरह के होते हैं, दो तरह के, और मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, दोनों को समझेंगे एकदम मस्ती के साथ। तो मायोपिया क्या होता है, इसको ट्रिक के साथ समझते हैं। कैसे, देखो तो ये मेन ही है, मेन यही दो है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कैटरैक्ट, और आपका एस्टिग्मेटिज्म और प्रेस बायोपिया, ये अलग है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल इंपॉर्टेंट। जैसे कि मायोपिया को कैसे समझेंगे आप लोग, मायोपिया इसको ऐसे समझना है कि माई पिया, मेरा पिया मतलब जैसे पास में, माई मीन्स मेरा, पिया मतलब पास में। पास में तो कहां का दिख रहा है, सिर्फ पास का, फिर दूर का क्वेश्चन दिखने का। जब पिया पास में तो कहां का दिखा, सिर्फ पास का दिखेगा। तो ध्यान रखना, इसको बोलेंगे हम नियर साइटनेस, जिसमें पास का दिखे। ओके, मतलब जिसमें पास का दिखे, नियर बाय ऑब्जेक्ट दिखे, दूर का ना दिखे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ना दिखे। डिस्टिंक्ट मतलब फार, दूर का ना दिखे। और जो इमेज होगी वो भी पास में बनेगी, मतलब रेटिना से पहले, लेंस के पास में बनेगी, रेटिना से पहले। देखो रेटिना ये है, रेटिना ये है, इमेज कहां बन गई, पहले बन गई। अगर इमेज पहले बन रही है तो फोकल लेंथ घट जाएगी, फोकल लेंथ क्या होगी, कम। और फोकल लेंथ अगर घटेगी, फोकल लेंथ अगर घटेगी तो पावर जो होगी आई लेंस की वो ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ अगर आपकी घट रही है, फोकल लेंथ घट रही है, तो पावर क्या होगी, इंक्रीज। जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, जो इमेज है वो रेटिना से पहले बनेगी। तो ध्यान रखना, मायोपिया, माई मेरा पिया, ऐसा डिफेक्ट होता है, कैसा डिफेक्ट होता है, जिसमें इमेज कहां बने, पास में बने, और बंदा भी पास का ही देख पाए। पास में बनने का मतलब है रेटिना से पहले बने, और रेटिना से पहले बनेगी तो पावर क्या हो जाएगी आपकी, ज्यादा, अच्छी बात है। और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि एलोंगेशन होगा, ध्यान देना है, एलोंगेशन इन द आई लेंस। जो आई लेंस है उसमें क्या होगा, एलोंगेशन, आई बॉल में क्या हो जाएगा, एलोंगेशन, खिंचाव आ जाएगा। क्लियर, ओके। अब करेक्ट कैसे करें, कि सर बीमारी तो पता चलेगी, इसको ठीक कैसे करा जाए। तो हमें लेंस की जो आई लेंस है उसकी पावर को कम करना होगा। कम मतलब उतना करना पड़ेगा जिससे इमेज कहां बने, रेटिना पे, कहां बने, रेटिना पे। तो हमें चाहिए ऐसा लेंस जो पावर को घटाता हो, और पावर को घटाता कौन सा है, कॉनकेव। कौन घटाएगा, कॉनकेव। तो हम क्या करेंगे, सुटेबल पावर का एक कॉनकेव लेंस चश्मा बना के पहन लेंगे आंखों पे, और फिर आप जो है, फिर इमेज जो है रेटिना पे बनना शुरू हो जाएगी। कहां बनेगी, रेटिना पे। अच्छा, दूसरा कौन सा डिफेक्ट था, तो भैया दूसरा था हाइपरमेट्रोपिया। क्या समझेंगे इसको, बिल्कुल कैसे, देखो हाइपर माने गुस्सा, तो भैया हाइपर माने पिया क्या हो गया है, गुस्सा हो गया है। और किस में बैठा, वो मेट्रो में, और पिया मेट्रो में बैठ के दूर चला गया। कितने दूर ना जाइयो, तुमने गाना सुना होगा। तो पिया कहां चला गया है, दूर। दूर बोले तो अब तुम्हें कहां का दिखेगा, तुम्हें पिया दूर जाते हुए दिखेगा। तो जब ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें जिसमें सिर्फ दूर का दिखे, कहां का दिखे, सिर्फ दूर का, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दिखे, पास का ना दिखे। तो जिसमें सिर्फ कहां का दिखे, दूर का दिखे, पास का ना दिखे, ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। फार साइटनेस इसका दूसरा नाम है, क्या है, फार साइटनेस। तो पास का दिखे तो पिया पास में, मायोपिया, मायोमेरोपिया। और अगर दूर की बात करें तो हाइपरमेट्रोपिया। हाइपर बोले गुस्से होके, मेट्रो बैठे चल दिया पर दूर, कहां चला गया, दूर। तो कहां का दिख रहा है, फिर दूर का दिख रहा है। तो जिसमें दूर का दिखे वो हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें पास का दिखे वो मायोपिया। क्लियर है, चलो हमने समझ लिया। जो मायोपिया में समझा था इसका जस्ट उल्टा। जैसे कि क्या, हाइपरमेट्रोपिया में पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब पिया दूर चला जाता है तो पावर कैसी हो जाती है,
कम हो जाती है बिल्कुल। लेकिन पिया जब पास होता है तो पावर कैसी होती है, ज्यादा, मतलब कि बहुत बढ़िया होती है पावर, एक तरीके से बॉडी बनी रहती है। आगे देखेंगे तो इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट फॉर्म बिहाइंड रेटिना, तो दूर बनेगी इमेज, क्योंकि पिया कहां चला गया, दूर। तो हाइपरमेट्रोपिया में इमेज कहां बनेगी, रेटिना से पीछे बनेगी, रेटिना से पीछे। ध्यान देना है, रेटिना के बाद में बनेगी, रेटिना के बाद में बनेगी तो भैया फोकल लेंथ क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज। और फोकल लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो पावर क्या हो रही है, घट रही है, पावर कम हो रही है। तो अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया है तो उसकी आंख का जो लेंस है उसकी पावर कम होगी, क्योंकि उसके लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि जो आई बॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, आई बॉल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट हो जाएगा, आई बॉल छोटा हो जाएगा। छोटा होने की वजह से फोकल लेंथ क्या करेगी, ज्यादा हो जाएगी, फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगी। अब इसको ठीक कैसे करें सर, ठीक कैसे करें, तो ऐसा लेंस चाहिए हमें, ऐसा लेंस चाहिए जिसमें क्या हो, जिसमें पावर कम करी जा सके या बढ़ाई जा सके, बिल्कुल बढ़ाई जा सके, जिसमें पावर बढ़ाई जा सके। और पावर बढ़ाता कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, ये पावर को बढ़ाएगा और बिल्कुल इमेज रेटिना पे बनाएगा। कहां पे, रेटिना पे। तो क्वेश्चन में ऐसा पूछता है कि नॉर्मल आई का डायग्राम बनाओ, फिर पूछेगा कि डिफेक्टेड आई का डायग्राम बनाओ, फिर पूछेगा कि करेक्टेड आई का डायग्राम बनाओ। तो आपको तीनों डायग्राम दिख रहे हैं, देखो भैया, ये तो है आपका, ये तो है करेक्टेड आई का और ये है डिफेक्टेड आई का। बिल्कुल ऐसे ही आपको डायग्राम बनाने हैं। और नॉर्मल आई में तो आपको पता है इमेज कहां बनती है, रेटिना पे बनती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने समझा है, मायोपिया को डिटेल में समझ लिया, क्लियर। मायोपिया की बात करें तो देखो भैया, ये मायोपिया में हमने समझ लिया, मायोपिया ठीक करना है तो करेक्शन क्या होगा उसका, उसका करेक्शन कॉनकेव लेंस होगा। क्या होगा, कॉनकेव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया ठीक करना है तो उसके लिए करेक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। तो हमें कौन से चश्मे पहनने पड़ेंगे, कैसे चश्मे पहनने पड़ेंगे, कॉन्वेक्स के। तो ध्यान रखना जहां पर एक्स आ जाए, सिंपल सी बात है, जब हाइपरमेट्रोपिया दूर जा रहा है तो दूर जाने पे वो क्या हो जाती है, एक्स हो जाती है। तो जिसमें एक्स लगे तो समझ जाना आंखों पे एक्स वाला चश्मा पहनना है। एक्स बोले तो कॉन्वेक्स, कौन सा, कॉन्वेक्स, क्लियर। तो दूर, दूर बोले तो एक्स, एक्स हो गई, तो एक्स बोले तो क्या, कॉन्वेक्स, क्लियर है। और बाकी तुम समझदार हो क्योंकि तुम चीते बच्चे हो और तुम न्यूटन सर से पढ़ रहे हो। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट समझेंगे अगला डिफेक्ट कौन सा है। ये बिल्कुल धांसू डिफेक्ट है, ऐसा डिफेक्ट एकदम से लाजवाब। देखो प्रेस बायोपिया, तो यहां पिया बोले क्या प्रेस कर दिया, क्या कर दिया है, प्रेस। बाई का मतलब होता है, देखो प्रेस बायोपिया, जिसमें दोनों हो जाए, जिसमें दोनों, बाय, बाय बोले तो यहां दोनों की बात कर रहा है। तो प्रेस करना है, प्रेस करने के लिए दो चीज चाहिए होती है, क्या चाहिए होती है, दो। प्रेस करने के लिए दो चाहिए ना, एक नीचे और एक ऊपर, तभी तो प्रेस करेंगे। और प्रेस का मतलब होता है जिसमें सिलेरी मसल्स बिल्कुल काम करना बंद कर दे। उम्र के साथ साथ क्या होगा, सिलेरी मसल्स वीक हो जाएंगी और वो लेंस को एडजस्ट नहीं कर पाएगी, जो आंख का लेंस है उसे एडजस्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या नाम पड़ा इसका, प्रेस, प्रेस बायोपिया, क्या, प्रेस बायोपिया। तो ध्यान रखना है, बाई बोले तो दो से याद रखना है, किससे, दो से याद रखना है, जिसमें दोनों डिफेक्ट हो जाए। मतलब जो आंख का लेंस है अब वो एक फिक्स जगह रुक चुका है, ना तो वो इधर जा रहा, ना वो इधर जा रहा, ना उसमें एक्सटेंशन हो रहा, ना उसमें कॉन्ट्रैक्ट हो रहा। सिलेरी मसल्स ने फंक्शनिंग करनी बंद कर दी है, मतलब सिलेरी मसल्स वीक हो चुकी है। ये एज के साथ ऐसा काम होता है। तो कह सकते हैं डिक्रीजिंग इन द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई ड्यू टू एजिंग। उम्र के साथ साथ, उम्र के साथ साथ, बढ़ती उम्र के साथ साथ क्या होता है, जो आंख की मसल्स हैं वो वीक हो जाती है, स्पेशली सिलेरी मसल्स की बात कर रहे हैं, ओके। जैसे कि कारण क्या है, वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। जो आंख का लेंस है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, सिलेरी मसल्स काम नहीं करेगी, अब वो एक जगह सेट हो गया, अब बस वो एक ही पॉइंट का देख सकता है सिर्फ, कि उस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखेगा, ना उससे दूर का दिखेगा ना उससे पास का दिखेगा, क्लियर है। तो जिसमें दोनों डिफेक्ट हो जाए, जिसमें मायोपिया भी हो और जिसमें हाइपरमेट्रोपिया भी हो, दोनों डिफेक्ट जिसमें इंक्लूड हो, उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। अब सर इसका करेक्टनेस क्या है, तो भैया इसके करेक्शन के लिए बायफोकल लेंस लेना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा, अगर कहीं तुम मुनीम होते ना, मुनीम, वो कैलकुलेट करते रहे, थूक लगा के नोट गिनते रहे, तो कहने का मतलब उनके पास चश्मे ऐसे होते हैं, या बड़े बुजुर्ग आपने देखे हो, या सुनार वगैरह की दुकान बैठे हैं ना, उनके पास दो ऐसे चश्मे होते हैं, नीचे करके देखते हैं ऐसे,
चल लो, देखते नहीं है सब। तो उसमें क्या है ना, दो तरह के वे लगे होते हैं लेंसेज, ऊपर अलग तरह का लेंस रहेगा और नीचे अलग तरह का। तो अब तुम सोचो, अगर उन्हें पास का देखना है तो नीचे वाले से देखेंगे, पास का देखना है तो नीचे वाले से। और पास का देखने के लिए कौन सा लेंस चाहिए, कॉनकेव। कौन सा चाहिए होता है, कॉनकेव। इसका मतलब हम कॉन्वेक्स कॉनकेव चेक करेंगे। हाँ, मान लो अगर पास का देखना है ऐसे रखे, अगर पास का देखना है तो हमें कौन सा लगाना है, कॉनकेव। ये थोड़ी मिस्टेक है, इसको चेक करें क्या, देखो नहीं सही तो है। नियर में कौन सा चाहिए, नियर में कॉनकेव चाहिए भैया, मायोपिया। नहीं नहीं, ठीक ठीक, कंफ्यूज, इसमें कंफ्यूजन होता है, ध्यान देना इस पे। कैसे, नियर का देखना है, नियर का देखना है मतलब पास का नहीं दिख रहा, और अगर पास का नहीं दिख रहा तो वहां पे कौन सा है, हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा, हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया के लिए नीचे लगाना पड़ेगा कॉन्वेक्स। हाइपर हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया नीचे लगाना पड़ेगा कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। और ऊपर वाला हो जाएगा मायोपिया। क्या होगा, मायोपिया। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है बच्चों, ध्यान रखना, बिल्कुल कंफ्यूज बहुत होते हैं बच्चे इसमें। ऊपर वाला चश्मा दूर के लिए और नीचे वाला जो होगा हिस्सा वो पास के लिए। और पास के लिए बोले तो कौन सा डिफेक्ट होता है, हाइपरमेट्रोपिया। इसमें दूर का दिखता है सिर्फ, ठीक। और इसमें क्या लेंगे हम, कॉनकेव लेंस। ऊपर वाला हिस्सा किसका होगा, कॉनकेव, जैसे महात्मा गांधी जी का चश्मा होता है। तो ध्यान रखना है, बायफोकल लेंस में तुम्हें दोनों बीमारी होती है, कॉन्वेक्स वो हाइपरमेट्रोपिया भी और मेट्रोपिया भी। और हमने पढ़ लिया दूसरा, प्रेस बायोपिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तुम्हें चीजें क्लियर हो रही होंगी बिल्कुल प्यार से। तो ये बिल्कुल बीमारी ऐसे याद रख लेनी है तुम्हें, और पेपर में जाके साबुत ऐसे उतार देनी है कि नहीं। आगे चले, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भैया कुछ बीमारियां हैं छोटी छोटी, जैसे प्रेस बायोपिया हमने पढ़ लिया है, ठीक। चलो, जिसमें पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज, ये हमारा क्लियर हो गया था। जिसमें सिलेरी मसल्स क्या होती है, वीक हो जाती है। जिसमें आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज कर जाएंगी, या दोनों तरीके से इफेक्टेड होता है वो, मायोपिया से भी और हाइपरमेट्रोपिया से भी। ये दोनों से क्या होगा, दोनों से ही इफेक्टेड रहेगा, दोनों से क्या रहेगा, इफेक्टेड रहेगा। चलो, मायोपिया से भी और प्रेस बायोपिया से भी। ओके, आगे देखिए, करेक्शन हमने देख लिया था, बायफोकल लेंस, इसमें ध्यान रखना है, ऊपर मायोपिया के लिए मतलब के कॉनकेव, नीचे हाइपरमेट्रोपिया के लिए मतलब कॉन्वेक्स। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी डिटेल। ओके, आगे चले तो अब हमारे पास कैटरैक्ट है। क्या होता है, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट का मतलब है जो आंख का लेंस है दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है दूधिया हो जाएगा। ध्यान सुनना, कैसा होता है, दूधिया। दूधिया देखा है तुमने, कुछ दूध दूध सा, अरे दूध दूध सा होता है ना। तो जो आंख का लेंस होता है वो मिल्की मिल्की हो जाता है, ऐसा लगता है कि भाई ये तो मामला खत्म हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे हम, हमें उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऐसा चश्मा नहीं है कि जो दूध बन जाए उसको ठीक कर सके, ठीक है। तो कहने का मतलब भाई, यहाँ ध्यान दो बेटा अभी क्या है कि जो कैटरैक्ट है, कैटरैक्ट एक आई डिफेक्ट है। क्या है कि आई डिफेक्ट, इसमें क्या होगा, आई लेंस कैसा हो जाएगा, मिल्की और क्लाउडी, उम्र के साथ साथ ऐसा हो जाता है। इसको बोलते हैं मोतिया बिंदु, मोतिया बिंदु, क्या बोलते हैं इसको, मोतिया बिंदु। ओके, मोतिया बिंदु से हिंदी बोलते हैं। इसमें इमेज क्लियर नहीं दिखती, दूर की इमेज तो दिखेगी नहीं, ब्लर मार जाएगी, ठीक है ना। इमेज ज्यादातर दिखती नहीं इसमें। कारण क्या होता है, प्रोटीन कम हो जाना, या लेंस के ऊपर प्रोटीन की लेयर का फॉर्म हो जाना। जब लेंस के, आंख की जो लेंस होती है उसके ऊपर क्या हो जाता है, प्रोटीन, प्रोटीन की एक लेयर जम जाए। तो प्रोटीन की एक लेयर अगर जम जाती है तो मतलब भैया क्या होगा, फिर मिल्की मिल्की हो जाएगा वो, आंख का जो लेंस है मिल्की हो जाता है। इसका एक ही तरीका है भैया, जाके फिर तुम्हें सर्जरी करवानी पड़ेगी, आंख की सर्जरी करवानी पड़ेगी, लेयर से वो दूध जो है वहां का हटवाना पड़ेगा, उसके बाद लेंस तुम्हारा सही तरह काम करेगा। एक है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो ये है ये फॉर्म हो जाती है। जो आई है वो सही तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को डिकोड नहीं कर सकती, ब्लर मार जाती है आंख। जैसे कभी कभी फोन का कैमरा है ब्लर मार जाता है, कभी कभी होता है ना। तो ऐसे सेम इस वाली बीमारी में होता है, भाई नॉर्मल विजन ये होगा, और अगर कोई एस्टिग्मेटिज्म से इफेक्टेड है तो ऐसा ब्लर दिखेगा उसको। क्लियर है, चलो भैया, तो हमने समझ लिया है ऑल द अबाउ डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड यूजिंग एप्रोप्रिएट लेंस और सर्जरी। तो जो हमने डिफेक्ट पढ़े हैं इनको या तो आप सर्जरी से ठीक करा सकते हैं, या फिर कोई कोई ऑपरेट वो क्या बोलते हैं लेंस वगैरह यूज करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। आगे चलेंगे, उम्मीद करता हूं कि आपको सारे डिफेक्ट क्लियर हो गए होंगे। अब यहां से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड में उनको डिस्कस करेंगे। चलो भैया देखेंगे होता क्या है कि, चलो कोई नहीं बिल्कुल परफेक्ट है, चलो भी देखें आगे समझते हैं।
होगा क्या इसमें? अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है लगातार, पता नहीं कितनी बार आया हुआ, थोक के भाव में आया हुआ है, ये हर साल करीब करीब पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया? क्या था हाइपरमेट्रोपिया? हाइपर तो गुस्सा, बैठ के मेट्रो में, पिया दूर निकल गया, तो जिसमें दूर का दिखे और पास का ना दिखे। तो मतलब ये ऐसा डिफेक्ट है जिसमें जिसमें इंसान, देखो, अ पर्सन कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट पास का ऑब्जेक्ट ना दिखे, सिर्फ कहाँ का दिखे? दूर का दिखे। कहाँ का दिखे? सिर्फ दूर का डिफेक्ट दिखे, तो इसे हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। उम्मीद करता हूं आपको चीजें याद हो गई हो। क्वेश्चन भाई इस तरह उड़ा देना है। दूसरी बात कहते हैं कि इसके कारण क्या है, दो इसके कोज बताइए। देखो बहुत सारे हैं। जो इमेज है, इमेज रेटिना के बाद बने। सिलेरी मसल्स, जो सिलेरी मसल्स है वो आईबॉल को क्या कर देगी? कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, छोटा कर देगी, आईबॉल को छोटा कर देगी। ठीक है। दूसरी बात ये है, आई बॉल बिकम शॉर्ट, और आई लेंस की जो पावर है वो क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। क्या होगी? डिक्रीज, क्योंकि फोकल लेंथ क्या करेगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये सब हमने डिस्कस करा है। चलो करेक्शन कैसे करें? कॉन्वेक्स लेंस लेना पड़ेगा। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस, जो कि कन्वर्जिंग होता है नेचर में। ओके, अब कॉन्वेक्स लेंस का रोल क्या है उसे ठीक करने में? तो रोल ये होता है, वो पावर को बिल्कुल मजबूत कर देता है कि जो इमेज है वो फिर रेटिना पे बनेगी। तो जो पावर उसकी डिक्रीज हुई है, उतनी पावर का लेंस हम लगाएंगे तो जो लाइट रेज है परफेक्ट रेटिना पे इमेज बनाएगी। ये इसका रोल होता है। इट कन्वर्ट्स इनकमिंग रेज बिफोर द एंटरिंग आई एंड फॉर्म इमेज एट रेटिना। चलो भैया नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया समझ गए होंगे, बाई का मतलब दो से याद रखना है, बाई का मतलब दो, जिसमें दोनों डिफेक्ट हो। ओके, नीड बायफोकल लेंस ऑफ पावर इतना एंड इतना। पावर का फॉर्मूला पता ही है तुम्हें। और डी का मतलब डायोप्टर होता है मेरे बच्चों, डायोप्टर। डायोप्टर इज एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट ऑफ डायोप्टर, एसआई यूनिट ऑफ, किसकी एसआई यूनिट हो जाएगी? एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। क्लियर? ध्यान देना है, जो डायोप्टर है, डायोप्टर से याद रखो डॉक्टर। जब आंखें खराब होती है तो इंसान किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास। ये डॉक्टर साहब ये क्या हो गया? तो डी फॉर डायोप्टर, डी फॉर डायोप्टर। तो डायोप्टर किसकी ऐसा यूनिट है? पावर की है। किसकी होगी? पावर की। ध्यान देना है। आगे चलेंगे तो हमें दे रखा है +25, ठीक है। अब ये भी चीज है कि सर प्लस में कौन सा लेंस और माइनस में कौन सा लेंस, वो सब समझेंगे। देखो भैया, विच लेंस इज यूज्ड फॉर डिस्टिंक्ट विजन। दूर का देखने के लिए कौन सा चाहिए बताओ? देखो दूर का ऑब्जेक्ट देखना है, दूर का ऑब्जेक्ट देखना है। क्या बताया था? जब तुम दूर का ऑब्जेक्ट देखोगे तो इसका मतलब है तुम्हें अपनी पावर थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा। और अगर तुम्हें पास का दिख रहा है तो इसका मतलब तुम्हारे जो आंख है उसकी पावर थोड़ी सी क्या हो गई है? ज्यादा हो गई। तो तुम्हें इसके लिए कॉनकेव लेंस लेना है, और कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है। कैसी होगी? नेगेटिव। तो आपको दिख रहा है नेगेटिव वाला आपको चाहिए होगा, कौन सा? नेगेटिव, जो कि कॉनकेव लेंस होगा। कैसा होगा? कॉनकेव लेंस। क्लियर हुआ भाई? अगर मान लो दूर का देखना है, पास का दिख रहा है, पास का दिख रहा है तो मतलब मायोपिया है, और मायोपिया है तो पावर बहुत ज्यादा है, और पावर ज्यादा है तो घटानी पड़ेगी, और घटानी पड़ेगी तो कॉनकेव लेंस। कौन सा है? कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस में देखो भैया गुफानुमा शेप है, कॉनकेव समझेंगे तो ऐसा बनता है। और कॉनकेव में फोकल लेंथ कौन से लेते हैं? लेफ्ट वाली। तो माइनस का साइन, किसका? माइनस का साइन। तो जिसकी फोकल लेंथ माइनस की, जिसकी फोकल लेंथ माइनस की, मतलब वही कॉनकेव। तो मुझे कौन सा चाहिए? -0.25। कितनी पावर का चाहिए? -0.25। पर फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, पावर है -0.25, फोकल लेंथ निकाल देंगे 1/0.25, काटम काटी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 मीटर। लो भैया माइनस की 4 मीटर, ये आपको आंसर आ गया, -4 मीटर। इजी है, कुछ भी नहीं है। फोकल लेंथ हमने निकाल ली, हमने क्या करा? लेंस पहचान लिया कि लेंस कौन सा है। बिल्कुल इसी तरह स्मूथ तरीके से पढ़ाई करनी है, बढ़िया से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पेपर यहीं से फंसना है। 2027, इस बार 2027 में मचा देनी है तबाही, समझे ना? ऐसी पढ़ाई करनी है कि भाई 100 में 100 नंबर, मैथ हो, फिजिक्स हो, संस्कृत हो, कुछ भी हो, मतलब सब में आग लगा देनी है कि नहीं? ठीक नहीं? हाँ बिल्कुल आग लगा देनी। चलेंगे आगे। तो ये हमने समझ लिया है डिफेक्ट कौन सा है, क्या है हाइपरमेट्रोपिया, ये सब हम
देख लिया, आगे चलेंगे। अब देखो भैया, यहां तक हमने सारे डिफेक्ट समझे, अभी तक सारे डिफेक्ट समझे हैं, और पावर ऑफ एकोमोडेशन हर चीज पढ़ ली, उल्लू की आंख, उसकी आंख, भैंस की आंख, सब चीज पढ़ी। ओके, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इससे पहले मैं आपको कुछ जरूरी चीजें बता देता हूं, थोड़ी 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 बातें ओफ 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 डांस करती। चलो आइए समझते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। तो इसके लिए पहले आपको प्रिज्म का पता होना चाहिए कि प्रिज्म क्या होता है। देखो, प्रिज्म के लिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई प्रिज्म क्या होगा। प्रिज्म आपको जैसा दिख रहा है ऐसा रियल में नहीं होता, ये कुछ ऐसा होता है, आप किधर से भी रख लो ट्रायंगल शेप का रहेगा, ऐसा आप डायग्राम बना सकते हैं। ये 3D में आपको ऐसा दिख जाएगा, इधर से रख लो इसको, इधर से रख लो इसको, इधर से रख लो इसको, कैसे भी रखो, उल्टा भी रख लो, किसी एक शेप का रहता है, मतलब ट्रायंगुलर शेप का। एक प्रिज्म आता है रेक्टेंगुलर फेस का, अलग अलग तरीके से हम प्रिज्म ले सकते हैं। तो हमारे पास एक ही प्रिज्म है, एक हमने प्रिज्म ले लिया, ओके, ये हमने प्रिज्म ले लिया, ठीक। अब इसको थोड़ा क्रिस्टल क्लियर करके लाइट रेस के बारे में बात करें, थोड़ा थोड़ा, अरे थोड़ा थोड़ा। तो हमने ले लिया भैया प्रिज्म, ओके, प्रिज्म ले लिया, समझो समझो भैया समझो। पहले मैं आपको कुछ प्रिज्म के बारे में बता दूं। तो हमने ले लिया है प्रिज्म, प्रिज्म हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। तो अगर मैं आपसे बताऊं कि भाई ये ट्रायंगुलर फेस है, ट्रायंगुलर फेस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये क्या होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। क्या होगा ये, एंगल ऑफ प्रिज्म। चलो इसको बोलते हैं बेस ऑफ प्रिज्म। ये नीचे वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं चिल्लर पार्टी, बेस ऑफ प्रिज्म। ये है बेस ऑफ प्रिज्म, ए बी सी, क्लियर। चलो ट्रांसपेरेंट है, कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। अब दो तरह की लाइट का हम यूज कर सकते हैं, कितने तरह की लाइट का यूज कर सकते हैं, हाँ भैया, कितने तरह की, दो तरह की। तो एक होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट और एक होती है क्रोमेटिक लाइट। कौन सी होती है, मोनोक्रोमेटिक और क्रोमेटिक लाइट, ठीक। अभी समझेंगे। तो मोनोक्रोमेटिक क्या होती है सर जी, मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट वो होती है जिसमें एक कलर होता है, मतलब सिंगल कलर की लाइट। आप अगर कोई सिंगल कलर की लाइट लेंगे, कैसे लेंगे, सिंगल कलर की लाइट लेंगे, तो उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट कहेंगे। बहुत बढ़िया, लाजवाब। लेकिन अजी अगर हमने बोल दिया है क्रोमेटिक लाइट, क्रोमेटिक लाइट, तो क्रोमेटिक लाइट को हम व्हाइट लाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्हाइट लाइट। क्या बोलते हैं, व्हाइट लाइट, जिसमें वेरियस कलर होते हैं, 7 कलर हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 3, वेरियस कलर की लाइट जिसमें मोर देन 1 कलर हो, मोर देन 1 कलर। तो क्रोमेटिक होता है मोर देन 1, उसमें 7 कलर हो, उसको व्हाइट लाइट बोलते हैं। अब इसमें लोचा क्या है, लोचा ये है, अगर मैं कहूं आपसे रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, अगर मैं आपसे कहूं रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, ध्यान देना मेरे बच्चों, ध्यान देना, रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। तो यहां आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट लेनी है। प्रिज्म में से अगर आप एक सिंगल कलर की लाइट पास करेंगे तो वो रिफ्रैक्शन हो जाएगा प्रिज्म से, जिसमें स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपने क्रोमेटिक लाइट डाल दी, कैसी, क्रोमेटिक, जैसे करके दिखाता हूं। अभी मैंने यहां से देखो, ये है फेस ऑफ द प्रिज्म, ये वो चेहरा है प्रिज्म का जहां पे लाइट गिरेगी। यहां से लाइट आई, यहां से लाइट आई, आपने नॉर्मल ड्रॉ करा। नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करना है कि भैया सरफेस के साथ 90 बने, ध्यान देना, सरफेस के साथ क्या बने, 90। ये आपका नॉर्मल, और ये आपकी अभी जो है ये है आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट है आपकी, मोनोक्रोमेटिक लाइट। यहाँ पे एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बाहर एयर है मेरे बच्चों, बाहर क्या है, एयर, और अंदर है डेंसर, अंदर क्या है, डेंसर। और इसमें मजे की बात बताऊंगा तुम्हें, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, वो हर एक कलर के लिए अलग तरह बिहेव करता है। मजे की बात देखो, जो सबसे ताकतवर कलर है लाल वाला,
उसको कम मोड़ेगा, और जो सबसे हल्का कलर है वॉयलेट वाला उसको ज्यादा मोड़ेगा। ये बहुत ही बदतमीज है। कैसे कैसे है? क्योंकि ये अलग अलग कलर के लिए अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। डिटेल में समझेंगे, डिटेल में बिल्कुल फोकस बना के रखना बस यहीं पे, समझे ना? एकदम एकदम तसल्ली से मोहब्बत के साथ करेंगे कवर, कोई जल्दी नहीं है। सुपर शॉट है ये बेटे, वन शॉट का टाइम गया, अब सुपर शॉट चलेगा, समझे ना? तसल्ली से चीजों को देखेंगे। आओ, तो होना क्या है, लाइट जब रेयर से डेंसर में जाएगी, मैंने सिखा रखा है, लाइट जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो वो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो वो नॉर्मल की तरफ भगेगी। शॉर्टकट चाहिए उसको, क्या चाहिए? शॉर्टकट। तो लाइट अगर देखो एयर बोले तो रेयर हल्का है, हल्का वहां हो, ये कैसा है? हल्का है। डेंसर में जा रही, गाढ़े में जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो अब तुम ध्यान से देखना, रिफ्रैक्टेड रे बेस के पैरेलल है। ध्यान से देखो, रिफ्रैक्टेड रे बेस के कैसी है? पैरेलल। इसी कंडीशन में आपको मिनिमम डेविएशन पढ़ने के लिए मिलेगा। मिनिमम डेविएशन मतलब लाइट कम से कम डेविएट कब करती है? लाइट कम से कम डेविएट कब करती है? जब रिफ्रैक्टेड रे बेस के पैरेलल हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान सुनना। ओके, तो हमने एक प्रिज्म ले लिया है। क्या ले लिया? ट्रायंगुलर फेस प्रिज्म। उसके ऊपर वाले एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म कहा है, जो कि ए है। एंगल ए क्या बनेगा? वो एंगल ए। यहां से हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली है, सिंगल कलर की लाइट, ध्यान रखना, सिंगल कलर की लाइट डाली, फेस पे टकराई और वो फिर रिफ्रैक्ट हो गई, क्योंकि बाहर रेयरर है, अंदर डेंसर है, अंदर गाढ़ा है, बाहर खुला खुला है। तो लाइट क्या करेगी? अब लाइट मुड़ गई है इस तरह। अब हम फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सरफेस की 90 के साथ, सरफेस पे 90। तो लाइट अब देखो गाढ़े से हल्के में जा रही है, जब गाढ़े से हल्के में जाएगी स्पीड क्या हो जाएगी? तेज, और गोली की रफ्तार से दूर भागेगी। दूर भागेगी तो भैया अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये N2। इसको बोलते हैं इमरजेंट एंगल। क्या है ये? इमरजेंट एंगल। और इसको बोलते हैं एमरजेंट रे, इमरजेंस रे बोल सकते हो आप इसको, इमरजेंट रे, और ये इमरजेंस एंगल। बाहर वाला एंगल E जो कि एंगल I के इक्वल होता है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा है मिनिमम डेविएशन है। जो लाइट है ये बेस के पैरेलल है, मतलब एंगल I जो होगा वो एंगल E के इक्वल ही होगा, एंगल I एंगल E के इक्वल होगा। लेकिन दूसरा केस क्या बनेगा इसमें? दूसरा केस ये होगा भैया, अगर तुमने कोई प्रिज्म ले लिया, तुमने कोई प्रिज्म ले लिया, ये एंगल है, और तुमने क्रोमेटिक लाइट डाल दी। कौन सी? क्रोमेटिक। क्रोमेटिक का मतलब है व्हाइट लाइट। कैसी लाइट? व्हाइट लाइट। ध्यान देना है, कौन सी लाइट डाल दी भैया? व्हाइट लाइट। When a white light passing through the prism, then it split into various color or 7 color. This phenomena is known as dispersion of light. क्या बोलते हैं उसको? Dispersion of light. तो लाइट जब आपकी व्हाइट लाइट या क्रोमेटिक लाइट मतलब कलर वाली लाइट प्रिज्म से पास हो, तो वो लाइट क्या है ना, 7 कलर में बढ़ जाती है, अलग अलग कलर में क्या हो जाएगी? डिवाइड। और इसी कलर के बनने को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि सर, क्वेश्चन ये बनता है, चलो इसको हम आगे देखते हैं, मैं आगे अगले टॉपिक में इसको क्लियर करूंगा और अच्छे से, अभी इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, क्या पूछा जाए? रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, तो आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट लेनी है और आपको सिंपल जो आपका प्रिज्म है उससे पास करा देनी। पास कराने पे ध्यान रखना है, रिफ्रैक्टेड रे को बेस के क्या रखोगे? पैरेलल, क्योंकि आपको एंगल I और एंगल E बराबर लेना है। एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, जो एंगल ऑफ इमरजेंस है भैया, वो आपको कैसा रखना है? वो आपको एंगल ऑफ इमरजेंस जो होगा ना, एंगल ऑफ इमरजेंस ये होता है एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस जो होगा वो एंगल I के इक्वल होगा, ये ध्यान रखना है। चलो आगे चलेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। कहां थे हम भैया? यहाँ थे। चलो यही चीजें सारी। तो होना क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म में आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट लेनी है। ध्यान देना है, इंसिडेंट रे अभी आपने मोनोक्रोमेटिक ली है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। चलो हमारे हिसाब से लाइट को कहीं यहां जाना था, लाइट को कहीं यहां जाना था, लेकिन जब हमने बाहर देखा तो लाइट कहीं यहां मुड़ गई, तो इसका नाम रखा हमने एंगल ऑफ डेविएशन। क्या रखा है? एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि लाइट मुड़ गई, लाइट डेविएट हो गई। लाइट को हमारे हिसाब से सीधा निकलना था कहीं यहाँ पे, लेकिन प्रिज्म ने उसको मोड़ दिया, पकड़ के मोड़ दिया, और मोड़ने के बाद ये भैया इमरजेंट रे निकाल दी। ये एंगल ऑफ इमरजेंस अभी आपको बताया।
एंगल ऑफ इमर्जेंस, अभी समझाया, क्लियर। और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल आई के इक्वल क्यों है, क्योंकि बेस के पैरेलल है। ये है आपका बेस ऑफ प्रिज्म, क्या होगा, बेस ऑफ प्रिज्म हो जाएगा, क्लियर। तो लाइट को जाना सीधा था, हमने नॉर्मल ड्रॉ करा, पाया कि लाइट मुड़ के कहीं इधर से निकल गई। तो अगर मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करूं इस तरीके से, ये लाइन ड्रॉ करूं, तो आपको यहाँ एक एंगल मिलेगा जिसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। और ऊपर वाले को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये आपके प्रिज्म का एंगल है, क्लियर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आएगी। दूसरी बात यह है, जितना ये प्रिज्म खतरनाक होगा, बढ़िया क्वालिटी का होगा, उतना एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा। क्योंकि अगर आपका ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, अगर ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है बच्चा पार्टी, ये आपकी अगर ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, और ये बेस के पैरेलल है, बेस की कैसी है, पैरेलल, इसका मतलब मिनिमम डेविएशन है। ओके, कौन सा ये है, चल जाएगा इतना, पहले अभी देखेंगे आगे, क्लियर। तो यहां तक उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। तो कह सकते हैं कि डेविएशन ऑफ लाइट क्या होता है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। वो मैंने आपको बता दिया कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, लाइट जिस रास्ते पे जानी थी उससे अलग रास्ते पे लाइट जा रही है, ठीक है। चलो भैया आगे देखेंगे। अब ये हमने क्लियर कर लिया कि रिफ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ये मैंने आपको समझा दिया। आगे देखते हैं, चलो। अब है हमारे पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट, दोनों में अंतर क्लियर हो गया है। रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, उसमें चाहिए हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्या चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट। और अगर चाहिए डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कराना है तो कैसे कलर की लाइट चाहिए, व्हाइट कलर की, कैसी चाहिए, व्हाइट कलर की, समझे ना, मतलब कलरफुल लाइट चाहिए। तो समझना है इसमें, ये है समझने वाली चीज, मजेदार। देखो, जब एक लाइट रे व्हाइट लाइट रे प्रिज्म से पास हो, किससे पास हो, प्रिज्म से, ध्यान देना यहाँ पे, प्रिज्म से पास हो और वो 7 कलर में डिवाइड हो जाए, किसमें, 7। कायदे में लाइट का ओरिजिनल पाथ ये था ऊपर, लेकिन देखो रेड यहां तक मिला तो ये डेल्टा आर हो गया। डेल्टा का मतलब होता है एंगल ऑफ डेविएशन, डिटेल में बताऊंगा, शांति सुनेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, कोई हल्ला मुल्ला नहीं करना, ठीक है, शांति से बैठेंगे सब लोग तो सुनेंगे तसल्ली से। क्या, देखो ये डेल्टा आर है, फिर इसके नीचे डेल्टा ओ है, डेल्टा ओ, उसके नीचे फिर डेल्टा वाई, डेल्टा वाई, ऐसे करेंगे तो आपको सबसे लास्ट में क्या मिलेगा, डेल्टा वी मिलेगा। देख रहे हो। अब इसको समझने का मजा क्या है, समझने का मजा ये है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, ध्यान देना बात पे, जिसकी लैम्डा, कौन सा लैम्डा, इसका मतलब होता है लैम्डा, इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं वेवलेंथ को, जो वेवलेंथ है उसको किससे डिनोट करेंगे, लैम्डा से, ध्यान देना। और फ्रीक्वेंसी को न्यू से करते हैं, ये भी बता दूं मैं आपको, जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी को न्यू करते हैं, मतलब वी को बना के न्यू मोड़ दो, वी को बना के न्यू, तो बन जाएगा न्यू, है ना, वी को बना कैसे, न्यू, तो क्या बन जाएगा, ये न्यू बन जाएगा, ठीक है। चलेंगे, देखो भैया ध्यान सब, आ जाओ। अब होगा क्या, मरे की बात क्या है, जब व्हाइट लाइट प्रिज्म में घुस रही है तो प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको एनजी मान लेते हैं, ग्लास या एनजी। तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वो हर किसी लाइट रे के लिए अलग अलग तरह बिहेव करेगा। एक कोचीज रिलेशन होता है, क्या होता है, कोचीज रिलेशन या सीवी रमन्स फॉर्मूला, वहां से भी रिलेट कर सकते हैं। कोचीज फॉर्मूला कहता है, कोची फॉर्मूला कहता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बच्चों ध्यान देना, अब वेवलेंथ क्या है, लैम्डा, मतलब जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और इन दो अगली बात है कि नहीं है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, मतलब उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, ऐसी बात है। अब प्रिज्म देखो कैसे काम कर रहा है, मतलब अगर हाथी आ रहा है तो हाथी को तो सीधा जान दे रहा है, कोई नहीं है तो अपना ही है, लेकिन चींटी आ रही है तो उसको मोड़ दे रहा है। जो कमजोर आएगा, मान लो कमजोर आ रहा है तो कमजोर को धकेल के दूर फेंक के मारेगा, लेकिन हाथी आ रहा तो उसको ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा। तो सिंपल है, अगर वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा, तो ये हमें पता है रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो लैम्डा ऑफ रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ वोयलेट। वोयलेट का वेवलेंथ और रेड के वेवलेंथ में अंतर है, कैसे,
रेड की वेवलेंथ ज्यादा और वोयलेट की वेवलेंथ क्या है, कम। इसका मतलब रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा हो जाएगा, कम, और वोयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। कौन से फॉर्मूले से, कोचीज रिलेशन। कौन सा ये, कोचीज रिलेशन, कोचीज रिलेशन। तो कोची के रिलेशन के हिसाब से जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, ध्यान देना है, और जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी कम। तो मतलब जो डेल्टा है, जो ऊपर डेल्टा है वो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और भैया वेवलेंथ के कैसा हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिक्कत नहीं कुछ, सिंपल सी बात है। रेड की वेवलेंथ ज्यादा, क्या बोलना है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम, वो कम मुड़ेगा, सबसे ऊपर आएगा वो रेड कलर। लेकिन वोयलेट की वेवलेंथ कम तो इसके लिए उसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा, ज्यादा मतलब इसलिए नीचे आएगा। इसलिए जो लाइट रेज है स्प्लिट हो जाती है, और ये जो स्प्लिट फॉर्मेशन है इसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे, ऊपर से नीचे तो आपकी वेवलेंथ घटेगी, ऊपर से रेड ऑरेंज ये सब, समझे। लेकिन अगर विबग्योर जाओगे, विबग्योर, तो आपकी वेवलेंथ बढ़ेगी, VIBGYOR, विबग्योर का मतलब वेवलेंथ का बढ़ना और फ्रीक्वेंसी का कम होना, क्योंकि जो आपकी वेवलेंथ है, जो आपकी वेवलेंथ है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जहां वेवलेंथ ज्यादा वहां फ्रीक्वेंसी कम, समझे, जहां वेवलेंथ ज्यादा वहां फ्रीक्वेंसी कम। ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, दिखाऊंगा कैसा आता है। अच्छा, ये हमें समझ में आ गया, सर जी बिल्कुल समझ में आ गया, समझ में आ गया कैसे, कि भाई अगर हम कलरफुल लाइट डालें, क्रोमेटिक लाइट डाले, व्हाइट लाइट डाले किसी प्रिज्म से, तो वो 7 कलर में डिवाइड होती है। क्यों होती है डिवाइड, क्योंकि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हर किसी लाइट रे के लिए अलग अलग तरह बिहेव करता है। कि सर कैसे करता है अलग अलग बिहेव, अलग अलग बिहेव इस तरीके से करता है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसको कम मोड़ेगा और जिसकी वेवलेंथ कम उसको ज्यादा मोड़ेगा, समझे ना। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग तो उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन भी अलग, एंगल ऑफ डेविएशन भी अलग। तो रेड का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम और वोयलेट का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा। इस वजह से वो 7 कलर में लाइट स्प्लिट हो जाती है, और इस स्प्लिट होने के फिनोमेना को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट ड्यू टू डिफरेंट बेंडिंग एबिलिटी। डिफरेंट बेंडिंग एबिलिटी का मतलब है अलग अलग मुड़ने की क्षमता जो होगी, ऑफ कलर व्हेन इट्स पास थ्रू द प्रिज्म। जो प्रिज्म से पास होता है तो अलग अलग बेंडिंग एबिलिटी की वजह से वो स्पेक्ट्रम बनाता है, और इसी रीजन को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अब देखेंगे रिकॉम्बिनेशन, सिंपल है, कुछ नहीं, रिकॉम्बिनेशन बहुत इजी है। एक प्रिज्म ऐसे लो और इसके बेस के पैरेलल, ध्यान देना है, इसके बेस के पैरेलल ही दूसरा प्रिज्म लगा दो, ऐसे करके। पहले लाइट पास होगी, टूटेगी, फिर ये लाइट जुड़ेगी और फिर व्हाइट लाइट बन जाएगी, स्क्रीन पर आपको दिखेगी। सेम डायग्राम पेपर में आता है, इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। जब लाइट एक बार स्प्लिट हो जाए और फिर से रिकंबाइन हो जाए, इसको बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे हम, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। चलो ये हमने समझ लिया, रेड कलर कम मुड़ेगा और वोयलेट कलर ज्यादा मुड़ता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ का डिफरेंस होता है। आगे चलेंगे, उम्मीद है यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। चलो भैया आगे देखते हैं। अब आता है रेनबो। रेनबो बेसिकली डिस्पर्जन का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, डिस्पर्जन का। रेनबो देखा जीवन में कभी, तो रेनबो मुड़ा हुआ क्यों होगा, ऐसे ही हो। हाँ भाई, तो रेनबो मुड़ा हुआ क्यों है, सीधा क्यों ना बनता, पता है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है ना उसका आर्क है, अर्थ की जो आर्क है ना वो आर्क फॉर्म में, इस वजह से जो एटमॉस्फेयर है उसी फॉर्म में बनता है। क्लियर है, अब क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देख। अच्छा चलो, तो स्पेक्ट्रम, सॉरी स्पेक्ट्रम, अच्छा पहले स्पेक्ट्रम बताना है, ओके, फिर रेनबो, ठीक। स्पेक्ट्रम ये इसका मतलब वही है, रेनबो अलग है एक तरीके से, स्पेक्ट्रम हमारा अलग है, थोड़ा समझ लेंगे। देखो चलो, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ, द अरेंजमेंट ऑफ कलर, कलर ऑफ लाइट रेज, लाइट रेज अकॉर्डिंग टू their wavelength and frequency known as spectrum। तो इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लियर है, कि भाई अगर हम अरेंजमेंट करें, जो लाइट रेज बने, जो कलर बने हैं, जो कलर बने हैं, ये जो कलर बनेंगे ना, ऊपर के कौन सा हो गया रेड, नीचे कौन सा हो गया वोयलेट,
इसके वेवलेंथ के हिसाब से अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब रेनबो देख लेते हैं। रेनबो याद आ रहा है, लो कर लो बात। चलो भैया, तो अभी बात करेंगे हम किसकी, अब देखते हैं रेनबो क्या होता है। तो रेनबो सभी ने देखा होगा, जब बारिश होती है, बारिश होने में क्या होता है कि भाई एनवायरमेंट में ना ड्रॉपलेट रह जाती है वाटर, है कि नहीं है, पानी की जो बूंदे हैं वो पानी की बूंदे कहाँ रह जाएंगी, एनवायरमेंट में। और फिर सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट जब उन ड्रॉपलेट से पास होती है तो सनलाइट तो व्हाइट लाइट है, वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी, 7 कलर में डिवाइड। तो जो एनवायरमेंट है या एटमोस्फेयर है उसमें क्या होगा, उसमें ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट होने की वजह से वो जो वाटर ड्रॉपलेट है वो प्रिज्म की तरह बिहेव करती है, किसकी तरह, प्रिज्म की तरह। और लाइट कितने कलर में टूट जाएगी, 7 कलर, 7 कलर। फिर एक रेनबो बनेगा आर्क फॉर्म में, ऐसा रेनबो। कभी कभी तुमने 2 रेनबो देखे होंगे, कैसा होता है, देखो 2 तरह के रेनबो होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी रेनबो अलग है, सेकेंडरी रेनबो अलग है, समझाऊंगा, पहले रेनबो समझो। तो रेनबो में आप क्या समझोगे, इसमें क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, रेनबो कब बनता है, रेनबो होता क्या है, रेनबो की कंडीशन क्या है, कितने तरह के रेनबो होते हैं। तो देखते हैं, रेनबो की डेफिनेशन सिंपल है कि जो लाइट रेज है, ये कह सकते हैं रेनबो इज एन आर्क, रेनबो इज एन आर्क, रेनबो इज एन आर्क ऑफ 7 कलर विजिबल इन द स्काई ड्यूरिंग द रेनी सीजन, इज कॉल्ड रेनबो या स्पेक्ट्रम, 7 कलर का विजिबल। या कह सकते हैं व्हेन अ व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू द वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट एंड स्प्लिट इनटू 7 कलर दे फॉर्म रेनबो इन द आर्क फॉर्म। तो आर्क फॉर्म में जो बनेगा वो भी क्या होगी, रेनबो होगी। चलिए, रेनबो होने के कॉजेज या उसकी कंडीशंस क्या है। देखो, जो सन है वो सन हमेशा ऑब्जर्वर के हेड के पीछे होना चाहिए, तो कह सकते हैं द सन शुड बी एट द बैक साइड ऑफ द हेड ऑफ ऑब्जर्वर। जो रेनबो को देख रहा है, रेनबो अगर इधर बन रहा है तो जो सूरज है वो सन है वो हेड के पीछे तरफ होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी है कि एनवायरमेंट में क्या होना चाहिए, थोड़ा वाटर ड्रॉपलेट होनी चाहिए, पानी के मॉलिक्यूल होनी चाहिए। और तीसरी तो सनलाइट प्रेजेंट चाहिए, रात के समय नहीं बनता रेनबो, दिन के समय बनता है, सनलाइट चाहिए। तो तीनों कंडीशन होगी तभी क्या बनेगा, रेनबो बनेगा। देखें, रेनबो इज कॉज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट, बिल्कुल डिस्पर्जन ही तो है, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट किसकी तरह बिहेव कर रही है, प्रिज्म की तरह। ड्रॉपलेट बिहेव्स एज द प्रिज्म। ओके, चलो, दूसरी बात क्या कह रहा है कि हाँ, प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इन द एटमोस्फेयर होनी चाहिए कंडीशन। द सन मस्ट बी एट द बैक ऑफ द ऑब्जर्वर, ये भी ठीक है, इंपोर्टेंट है दोनों बात, समझे ना, ऑब्जर्वर की बैक साइड होना चाहिए। चलो, ये हमने पढ़ लिया कि जो टानी ड्रॉपलेट है वो किसकी तरह बिहेव करती है, किसकी तरह बिहेव करेगी, प्रिज्म की तरह, और फिर रेनबो हमारा बन जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि 2 तरह के रेनबो होते हैं। ये जो रेनबो बन रहा है ये आपका प्राइमरी रेनबो है, क्या है, प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो में क्या होता है, एक बार TIR होगा, एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो कितनी बार होगा, एक बार होगा, 1 टाइम। लेकिन अगर 2 बार हो जाए, अगर 2 टाइम्स हो जाए, 2 टाइम्स TIR हो जाए, तो इसी को बोलते हैं हम सेकेंडरी, इसी को बोलेंगे सेकेंडरी रेनबो। ये आपका बनेगा सेकेंडरी रेनबो। तो सर TIR क्या होता है, लाइट देखो डेंसर में गई, टकराई और वापस किस में मुड़ गई, डेंसर में। तो जब लाइट डेंसर से डेंसर में मुड़ जाए इसी को TIR बोलते हैं, क्या बोलते हैं, TIR। लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही हो, डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही हो, लेकिन वो वापस डेंसर में मुड़ जाए, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जब लाइट एक बार ऐसा करे तो प्राइमरी, लाइट 2 बार ऐसा करे तो फिर वो सेकेंडरी रेनबो होता है। तो 2 तरह के रेनबो बनते हैं। चलो, रेनबो हमारा क्लियर हो गया, आगे चलेंगे दूसरी कंडीशन को देखते हुए, दूसरा टॉपिक भाई। चलो, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ कि रेनबो पे कैसे क्वेश्चन आए। चलो पढ़ेंगे सब लोग। क्या कह रखा है, कह रखा है हमसे सिंपल वही बात है जो पढ़ाई है, लिस्ट 2 कंडीशन टू ऑब्जर्व अ रेनबो इन द स्काई। 2 कंडीशन बता दो। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है रेनबो बनने की, बताओ भैया, रेनबो बनने की पहली कंडीशन क्या है, द सन शुड बी बैक साइड ऑफ द ऑब्जर्वर। जो सन है वो कहाँ होना चाहिए, सर के पीछे होना चाहिए। दूसरा, एनवायरमेंट में वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होनी चाहिए। दोनों कंडीशन है। देखो भैया, द सन शुड बी शाइनिंग एट द बैक साइड ऑफ द, या सन बिहाइंड ऑफ द ऑब्जर्वर, और देयर शुड बी वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जर्वर।
तो जहां ऑब्जर्वर खड़ा है वहां आसमान में क्या होना चाहिए, पानी की ड्रॉपलेट्स होनी चाहिए, तभी क्या होगा, तभी हमारा रेनबो बनेगा। अच्छी बात है, चलो आगे देखते हैं। व्हाई कैन अ रेनबो नॉट बी सीन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून? सिंपल सी बात है, मून मून और अर्थ के बीच में मीडियम नहीं, ऐसा क्या नहीं है, मीडियम। दूसरी बात देखेंगे क्या आंसर है, चलो ये दोनों फॉर्म फ्रॉम द सरफेस बिल्कुल सेम। अ रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्जन रिफ्रैक्शन इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। मतलब एटमॉस्फेयर की हम मेन बात है, एटमॉस्फेयर का होना जरूरी। द मून हैज नो एटमॉस्फेयर, जब मून पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो फिर वहां रिफ्रैक्शन कैसे दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। देयरफॉर नो वाटर ड्रॉपलेट, और वहां पानी के मॉलिक्यूल भी नहीं है, एटमॉस्फेयर भी नहीं है, पानी के मॉलिक्यूल भी नहीं है, तो सिंपल सी बात है वहां पे रिफ्रैक्शन, वहां पे रेनबो बनता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो पा रही। रेनबो बनाने के लिए जो कंडीशन चाहिए वो मून पे फुलफिल नहीं हो पा रही, इसलिए मून पे रेनबो नहीं बनता। सही बात है, चलो आगे देखेंगे। कंडीशन फॉर रेनबो फॉर्मेशन, ये मैंने आपको बार बार बता दिया और कितनी बार क्वेश्चन मार रखा है। और दूसरी बात ये है, मून पर एटमॉस्फेयर नहीं होता, मून में वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होती, और मून पे रेनबो नहीं बनता। रीजन ये शॉर्ट में खत्म कर दिया है कि क्यों नहीं बनता, क्लियर है, क्योंकि भैया देखो सन है, ऑब्जर्वर देखिएगा, इस तरह रेनबो आपका बन जाएगा। चलेंगे आगे देखेंगे नेक्स्ट। अब आता है हमारे पास एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बढ़िया टॉपिक, एकदम लाजवाब टॉपिक। क्या पढ़ने वाले हम, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ध्यान देंगे, एटमॉस्फेयर बहुत आसान है, एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर खलता होता है, क्या होता है, खलता। एनवलप, अर्थ के चारों तरफ एक गैस का एनवलप, द एनवलप ऑफ द गैस अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। तो जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के चारों तरफ जो खलता है ना, किसका खलता है वो, गैस का, गैस का खलता है, बहुत सारी गैसेज है, ठीक है ना। चलो उस खलते को ही हम क्या बोल लेंगे उस खलते को एटमॉस्फेयर बोलेंगे, एनवलप को। अब उस एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन कराना है, एटमॉस्फेयर में क्या कराना है, रिफ्रैक्शन। तो लाइट रे आएंगी और एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन करा देगा। तो लाइट रेज अगर एटमॉस्फेयर की वजह से बैंड हो रही है तो उसी को क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। लाइट रेज शोज रिफ्रैक्शन ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, लाइट रेज शोज रिफ्रैक्शन ड्यू टू द एटमॉस्फेयर आर नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बिल्कुल। अब सर एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन कैसे दिखाता है, देखो भैया, अगर आप अर्थ के पास में हो तो यहाँ डेंसिटी ज्यादा, हवा की डेंसिटी पास में क्या होती है, ज्यादा। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चलते हो, पहाड़ों पे चढ़ते हो, तो वहां पे डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डेंसिटी कैसी हो जाती है, कम। तो अगर मान लो ऊपर जाओ तुम पहाड़ों पे, तो वहां सांस ज्यादा लोगे, यहाँ सांस ज्यादा लोगे, जमीन पे, क्योंकि हवा मस्त है। अच्छा, अगर माउंट एवरेस्ट पे पहुंच जाए तो वहां मैगी जल्दी बनेगी, यहाँ मैगी जल्दी बनेगी, कहाँ मैगी जल्दी बनेगी, यहाँ जल्दी बनेगी, हाँ ये ऊपर जल्दी बनेगी। लुल्लू ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो मैगी वहां जल्दी बनेगी ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम पहाड़ों की तरफ जाए तो वहां हवा जो है ना, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, एनोक्सिया नाम की बीमारी हो जाती है अगर बहुत हाई एल्टीट्यूड पे हम लोग जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन की कमी रहती है। ओके, तो वही वाली बात है, जैसे जैसे आप सरफेस से ऊपर की तरफ जाओगे हवा की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो ऊपर आपका एनवायरमेंट रेयर हो जा शुरू हो जाएगा, क्या होगा, रेयर। ऊपर जाते जाते एनवायरमेंट कैसा हो जाएगा, रेयर, हल्का होना शुरू हो जाएगा। अब आप समझेंगे, लाइट देखो, लाइट ऊपर से आ रही है एटमॉस्फेयर में, लाइट ऊपर से आ रही है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो वे लाइट को क्या करेंगे, तो सॉरी, अगर लाइट ऊपर से नीचे आ रही है तो ऊपर हो गया रेयरर, कैसा हो गया, रेयरर, नीचे कैसा हो गया, डेंसर। लाइट रेयरर से कहां जा रही है, डेंसर में, तो रिफ्रैक्शन करेगी, क्या करेगी वो, रिफ्रैक्शन। इसी को बोलेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, किसकी वजह से, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। ओके, ड्यू टू द कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन इन द डेंसिटी और टेम्परेचर, टेम्परेचर भी ऊपर नीचे हो रहा है, ओके, इन द डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही बात है, जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, उसकी अलग अलग लेयर है, अलग अलग लेयर है, उन सबकी डेंसिटी अलग अलग है, तो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से रेयर और डेंसर हो रहा है, और लाइट मल्टीपल रिफ्रैक्शन कर रही है, और इसी को बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से कौन कौन से फिनोमिना होते हैं, ये डायरेक्ट पेपर पूछे जाते हैं, डायरेक्ट ऐसे रखे रहते हैं, बिल्कुल इतने प्यारे तरीके से नोट्स तैयार करें आपके लिए, बस उठाओ पीपीटी, याद करो, नोट्स बनाओ, डन, बिल्कुल इससे बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या जरूरत नहीं ना, बिल्कुल आग लगा देनी इस बार। कोई भी हाफ ईयरली, यूटी, कोई भी पेपर हो, 2027 इस बार न्यूटोनियंस का होने वाला है, इससे अलग कुछ और होगा ही नहीं, है कि नहीं। चलो भैया आगे देखेंगे,
तो सम नेचुरल, हम क्या पढ़ रहे हैं, सम नेचुरल फिनोमिनास बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से कौन कौन से फिनोमिनास होते हैं, एक बार मैं फिर समझा दूं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये भाई अर्थ का सरफेस, ये होराइजन, यहाँ की डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा, यहाँ की डेंसिटी फिर कम। लाइट जब आएगी रेयर से ऊपर से नीचे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे यहाँ मुड़ेगी, फिर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे यहाँ मुड़ेगी, ऑब्जर्वर तो चीज से कहीं अलग दिखेगी। मल्टीपल लेयर होने की वजह से रिफ्रैक्शन होता है, ठीक। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर व्हाट यू, ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकलिंग क्यों हो रही है, मजे वाली बात है। देखो मान लो कोई बंदा फोटो खींच रहा है कैमरे के सामने, और कोई एक बंदा बीच में आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ऐसा कर रहा है ना, कैसा कर रहा है, बता करके बता, आ रहा है जा रहा है, कैसे आ रहा है जा रहा है कैमरा लगा हुआ है, कैमरे सामने आ रहा है जा रहा है, सेम ऐसे होता है। जो स्टार्स है ना, सन है वो भी दूसरे, वहां से लाइट रेज आ रही है, तो जो एनवायरमेंट के पार्टिकल है में ना वो कर रहे हैं कुछ कुछ बीच में करते ना मस्ती, तो पार्टिकल आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो रैंडम जो मूवमेंट है अर्थ के सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं उनका जो रैंडम मूवमेंट है, उस वजह से लाइट हमारे पास तक नहीं पहुंच पा रही, वो रुक रुक के आ रही है, तो फोटो सही से खींच नहीं रहा। कभी तुमने देखा हो स्ट्रीट के पास कोई लाइट लगी रही है तो लिप जिप करती है, जैसे फोटो खींच रही हो हमारा, है कि नहीं, रात को ऐसा होता है। तो कहने का मतलब लाइट रुक रुक के आती है, जो हमें ट्विंकलिंग करती हुई दिखती है, कैसे दिखती है, ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग, तो कह सकते हैं वह ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। किसकी वजह से होता है, ड्यू टू रैंडम मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनके रैंडम मूवमेंट ऐसे हिलने डुलने की वजह से, उन पार्टिकल के ऐसे आने जाने की वजह से क्या होता है, क्या होता है, ट्विंकलिंग करते हैं। हमें लगता है कि लाइट, जो लाइट है वो स्टार जो ट्विंकल कर रहे हैं, पर वो लाइट पूरी नहीं आ पा रही, वो रुक रुक के आ रही है हमारे पास, ये रीजन रहता है। द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स undergoes refraction due to very optical density at their various altitude. Star appears to be the bright, then this and very dim. और वो लाइट उसकी थोड़ी हल्की हो जाती है। आगे चलेंगे कि जो स्टार्स हैं वो अपनी पोजीशन पर क्यों नहीं दिखते, वो एपरेंट पोजीशन पे क्यों दिखते हैं, मतलब ये तो रियल पोजीशन है, क्या है ये, रियल पोजीशन। कोई सिंपल सी बात है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर आप इतना भी लिख के आओगे ना पेपर में, कीवर्ड है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तीनों का आंसर वही खत्म हो जाएगा, तीनों का आंसर इतने में ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है काम। देखो रियल में पोजीशन ये है, लाइट आई, नॉर्मल डाला ऐसे मुड़ गई, नॉर्मल डाला ऐसे मुड़ गई, और हमें कहां से लेगा कि कहीं जो स्टार है यहाँ पे, तो मल्टीपल रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। एज लाइट ट्रेवल इन द स्काई द सरफेस इज रेयरर, मतलब अगर आसमान से नीचे की तरफ आ रही है तो ऊपर रेयरर और नीचे क्या हो गया, डेंसर। तो लाइट रेयरर से कहां रही है, डेंसर। चलो सरफेस इज डेंसर, द लाइट रे सफर वेरियस बैंड्स, मतलब बहुत सारे रिफ्रैक्शन उसमें होना शुरू हो जाएंगे, और हमें जो सन है वो अलग हाइट पे दिखेगा, हाँ दिखेगा वो अलग हाइट पे, क्लियर, जहां उसकी रियल पोजीशन होगी वहां नहीं दिखेगा, उससे कहीं अलग दिखेगा। अगला है कि भैया जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं करते, एक तो प्लैनेट का साइज बहुत ज्यादा है और ऊपर से उनकी खुद की लाइट नहीं है, ठीक है, देखते हैं। दे आर लार्ज इन द साइज एंड मच क्लोजर, तो बिल्कुल सही है, साइज बहुत ज्यादा है, ऊपर से अर्थ के बहुत पास है, खुद की लाइट नहीं है, चलो। So they can be taken as the collection of large number of point size source, total variation in the amount light entering our eyes properly, reduction twinkling effect। भैया जो लाइट वहां से टकरा के हमारे पास तक आ रही है वो परफेक्टली दिख रही है हमें, कोई टेंशन वाली बात है नहीं ऐसी, जिससे प्लेनेट क्या करे, ट्विंकल करे, जरूरत नहीं है इस बात की, लाइट जितनी है उतनी हमारे आंखों तक पहुंच रही है, कोई टेंशन नहीं। आगे चलेंगे तो हमने क्या देखा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द बैंड ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, कंटिन्यूअस वेरिएशन इन द डेंसिटी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में बन सकती है, यहां से एमसीक्यू एक बन सकता है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन इन डेंसिटी, डेंसिटी में लगातार बदलाव होना, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन इन डेंसिटी। चलो आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, बहुत याद कुछ क्वेश्चन लगा लेंगे इसके साथ साथ और फिर इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। चलो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, सन से लाइट रेज आ रही है, या कुछ ऐसा मान लो कि आपके पास कोई एक अंडा है और आपने किसी बंदे को देखो फेंक के मारा ऐसे, तो ऐसे बिखर जाएगा अंडा पूरा चारों तरफ, तो जो बंदा है जिसपे फेंक के मारा है वो पार्टिकल है, और जो अंडा तुमने फेंक के मारा है वो लाइट रे। ऐसे मान लो कि तुम्हारे पास पिचकारी है, पानी भरा तुमने पिचकारी में, और पानी को किसी बंदे को फेंक के मारो तो पानी की छींटे बिखर जाएंगी, ऐसा तो होगा मनु, ऐसे होता है ना, छींटे बिखर जाती है। हाँ, तो कहने का मतलब अगर हम पिचकारी लें उसमें पानी भरे इस तरह और फिर ऐसे चलाएं उसको, तो पानी की लेयर जाएगी पहले सीधी और फिर वो किसी ऑब्जेक्ट पे लेगी और बिखर जाएगी, सेम ऐसे होता है।
जो सन से लाइट रेज आ रही है वो लाइट रेज सीधी आ रही है लेकिन वो पार्टिकल पे टकराती है और वो बिखर जाती है, इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पास थ्रू अ पाथ सस्पेंडेड पार्टिकल इट स्प्लिट अप वेरियस रैंडम डायरेक्शन। वही है भाई, एक लाइट आई और पार्टिकल से टकराई और बिखर गई, अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो गया, बिखर गई, इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऐसा तो है नहीं कि एटमॉस्फेयर बिल्कुल खाली है, बहुत सारे पार्टिकल है, कहीं ना कहीं बहुत पार्टिकल धूल मिट्टी ऐसे घूम रही है और सनलाइट आएगी टकराएगी और पार्टिकल से वो बिखर जाएगी। चलो, कुछ लाइट ज्यादा बिखरती है, कुछ लाइट कम बिखरती है। जैसे जो आसमान है नीला क्यों दिखता है, क्लाउड व्हाइट क्यों दिखते हैं, ये सब क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही पार्ट है। समझेंगे, देखो स्कैटरिंग डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल, बहुत मजेदार बात है, ये सीवी रमन ने कहा, इस पे उन्होंने नोबेल प्राइज भी मिला था कि आसमान नीला क्यों दिखता है। इसी बात को सीवी रमन ने समझाया था कि स्कैटरिंग डिपेंड करती है कैसा पार्टिकल है। अब 3 तरह की स्कैटरिंग होती है, जो सिलेबस में नहीं है वैसे 10th के, ये आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। 3 तरह की स्कैटरिंग है, फिर भी मैं आपको हल्का सा बता के चलूंगा कि कैसे कैसे होती है। देखो कब कब कैसे होगा ये समझते हैं। मान लो लाइट आ रही है, मान लो ऐसा लाइट आ रही है, ये लाइट की वेवलेंथ मान लो, ये लैम्डा, और ये कहीं पार्टिकल मान लो, ये साइज ऑफ पार्टिकल है ए। अगर लैम्डा छोटा है, लैम्डा छोटा है किससे, साइज ऑफ पार्टिकल से, ध्यान रखना। ये लाइट आ रही है, डंडे डंडे में लाइट के बना रखे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैटर्न में समझाऊंगा आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें मैं आपको रैमी वी एक्स जी पढ़ाऊंगा, रैमी वी यू एक्स जी, रैमी वी यू एक्स जी। आर फोर रेडियो वेव, आर फोर रेडियो वेव, एम फोर माइक्रोवेव, आई फोर इंफ्रारेड, वी फोर विजिबल। आप अभी जिसका पार्ट पढ़ रहे हो ना, ये विजिबल वाला पढ़ रहे हो आप, विजिबल, और विजिबल में आपको मिला होगा विबग्योर, विबग्योर जो पढ़ रहे हो। सबसे छोटा स्पेक्ट्रम जो है ना विजिबल का ही है, सबसे स्मॉलेस्ट रेंज अगर देखी जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो स्मॉलेस्ट रेंज आपको मिलेगी, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट रेंज जो आपको मिलेगी वो किसकी मिलेगी, वो विजिबल की मिलेगी। डिटेल में इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा बहुत प्यारी सी, जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव डिटेल में पढ़ाऊंगा पूरा, कि भाई ये विजिबल कौन सा रीजन है और लाइट विजिबल रीजन में क्यों है, और ये सारा पार्ट किसका है, विजिबल का ही है। जो आप पढ़ रहे हो ये तो 10th क्लास में बहुत हल्की सी एकदम इतनी सी चीज है, जैसे मान लो कि मिठाई में चीनी के दाने के बराबर, इसका पूरा तो ऑप्टिक्स है, पूरा जो प्रोग्राम है जिसमें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला पार्ट पढ़ेंगे, पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में मैं, कोई नहीं, बस बंद है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और यहाँ बिल्कुल ऐसे चिपके रहो, पूरी क्लास कंटिन्यू ऐसे चलनी है रेगुलर, क्योंकि अब हमने बिल्कुल ऑनलाइन सिस्टम सेट कर दिया। हमारे सारे टीचर, 12 टीचरों की फुल टीम है, ऑफलाइन बैचेस प्रॉपर हमारे चल रहे हैं 7 से 8 जगह, अलग अलग जगह, और हम उम्मीद करते हैं कि हम ऑनलाइन भी मचा देंगे। बच्चों कहीं से परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस इस चैनल को ज्वाइन करो, सॉरी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ जुड़े रहो, डेली आपको कुछ ना कुछ भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इजीली और बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो देखेंगे, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको जल्दी से खत्म करूंगा इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं जब भी आपको कुछ टॉपिक चाहिए होगा, कुछ अलग से, कोई भी हो रैंडम, जरूरी नहीं है कि आप सिलेबस के हिसाब से पढ़े, अगर आपको नॉलेज के हिसाब से भी कुछ पढ़ना है आप कमेंट कर सकते हैं, जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। देखो भैया, अब सीवी रमन क्या कहते हैं, जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ क्या है, उसकी वेवलेंथ कम कर लेते हैं। पहले केस में वेवलेंथ क्या लेंगे, कम, तो वेवलेंथ कम है, पार्टिकल का साइज थोड़ा सा ज्यादा, ठीक, जो वेवलेंथ है वो कैसी है, कम है, और पार्टिकल का साइज ज्यादा है, तो ज्यादा स्कैटरिंग नहीं होगी, ये आपकी स्क्रीन नॉर्मल स्कैटरिंग हो जाएगी, नॉर्मल स्कैटरिंग, ज्यादा स्कैटरिंग नहीं हो। लेकिन अगर आपने उल्टा कर दिया कि जो पार्टिकल का साइज है वो छोटा कर दिया और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ज्यादा कर दी, लैम्डा ज्यादा हो गया एक के मुकाबले, तब भयंकर स्कैटरिंग होगी, बहुत ज्यादा स्कैटरिंग होती है। और बहुत नॉर्मल कब होती है, नॉर्मल तो नॉर्मल में होता है कि जो इन दोनों के बीच में लाई करती है, अगर लैम्डा और जो साइज है पार्टिकल का वो सेम है, लैम्डा बराबर है किसके, ए के, तो ज्यादा नहीं होगी, ये एवरेज होती है। मान लो अगर ये 100 है तो ये कितना है, 70 है, और ये आपका 50 है, इतना इफेक्ट पड़ता है। तो सीवी रमन ने साफ कहा है
स्केटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल। जितना बड़ा साइज होगा पार्टिकल का उतनी स्केटरिंग कम होगी, इनवर्सली है। अब यहाँ सर पार्टिकल के साइज से क्या मतलब है, तो वेवलेंथ है, उसका मतलब वेवलेंथ। अगर पार्टिकल की वेवलेंथ ज्यादा और लाइट की वेवलेंथ कम, तो भैया स्केटरिंग कैसी होनी है, कम हो जाएगी, और सॉरी ज्यादा हो जाएगी। और लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है, उसकी कम है, तो वो फिर ज्यादा हो जाएगी। मतलब जैसे मैंने समझाया उस तरीके से। अब इसको देखते हैं आगे। चलो आ जाते हैं वापस टॉपिक पर आ जाते हैं। ये हमने समझ लिया है, स्केटरिंग डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल। इन केस 1000 कोलोइडल फाइन पार्टिकल इन द स्केटर ब्लू कलर, क्योंकि जो ब्लू कलर है क्यों स्केटर हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल हैं उसके साइज के, जैसे स्केटर करा रहे हैं। लार्ज साइज पार्टिकल स्केट लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर आप पार्टिकल का साइज ज्यादा कर दो तो वो ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट रेस को, वो ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट रेस को बखेरता है, कम वाली को नहीं बखेरता। क्लियर है? ये पार्टिकल का साइज छोटा है, छोटे पार्टिकल है, इसलिए कौन सा कलर ज्यादा बिखर रहा है, ब्लू कलर दिखता है। तो एपरेंटली वो वायलेट, लेकिन वो दिखता कैसे, ब्लू। ओके समझे? स्केटरिंग ऑफ लाइट अकर्स व्हेन लाइट इंटरेक्ट विद द पार्टिकल एंड इज स्केटर इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसी को स्केटरिंग बोलते हैं। चलो देखते हैं आगे, नेक्स्ट चलेंगे। अब हमारे पास आता है स्केटरिंग से होने वाले फिनोमेना। तो एक टिंडल इफेक्ट और एक कलर ऑफ स्काई। जो आसमान का कलर है वो नीला क्यों दिखता है, जैसे मैंने आपको भी समझाया, क्योंकि ब्लू कलर के पार्टिकल की जो वेवलेंथ है वो रिलेटिवली अच्छी है, किसके मुकाबले, पार्टिकल के वेवलेंथ के मुकाबले। मतलब वो कम है और वो ज्यादा है, तो वो ब्लू कलर को ज्यादा स्केटर करता है। इस टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट देखते हैं। व्हेन अ लाइट रे पास थ्रू द एयर, अगर लाइट एयर से पास हो रही है, द पार्टिकल ऑफ डस्ट, स्मोक एंड वेपर प्रेजेंट इन द एयर मेक्स द path of light ray visible such as phenomena known as Tyndall effect। इसको देख समझने का तरीका है, आप कभी सुबह सुबह उठ के अगर बाहर ऐसे घूमने जाते हैं वो मॉर्निंग वॉक के लिए, तो पेड़ वगैरह लगे होते हैं बहुत सारे, और पेड़ों के बीच में से लाइट आती है। वो लाइट आपको थोड़ी थोड़ी बिखरी बिखरी दिखती है, उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। या कभी ऐसा देखा हो कहीं घर में छोटा सा होल है, वहां से लाइट आ रही है और आपको थोड़े छोटे छोटे पॉइंटों में बिखरती हुई दिख रही है वो लाइट, एक बीम के पैटर्न, उसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्लियर? मतलब लाइट अगर हवा से पास हो रही है, उसकी पार्टिकल या डस्ट की वजह से वो क्या हो रही है, वो एक अपना पाथ दिखा रही है, लाइट को चलते हुए देख पा रहे हो आप आसानी से। जो एयर में पार्टिकल प्रेजेंट है उनको, उनकी वजह से लाइट को हम देख पा रहे हैं चलते हुए, उसके पाथ को विजिबल कर पा रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट ऑफ लाइट। चलो समझते हैं कि ब्लू कलर क्यों होता है। ब्लू कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट इज स्केटर मोर बाय द एयर मोलिक्यूल। तो जो एयर के मोलिक्यूल है वो ब्लू कंपोनेंट को ज्यादा बखेरते हैं। ओके, देन द अदर फाइन पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर, ब्लू हैज द शॉर्टर वेवलेंथ। देखो ध्यान रखना, जिसकी वेवलेंथ कम वो ज्यादा बिखरेगा, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो कम बिखरेगा, इसलिए रेड कलर ज्यादा बिखरता नहीं। दूसरी बात, सच स्केटर्स फास्टर इन कंपैरिजन अदर कलर प्रेजेंट इन द सनलाइट। तो कहने का मतलब ब्लू कलर की वेवलेंथ थोड़ी कम है। अब तुम कहोगे सर वोयलेट भी तो है उससे कम, पर वो रिलेटिवली कंपैरिजन में कौन सी अच्छी है, ब्लू कलर की वेवलेंथ ज्यादा ठीक है पार्टिकल के साइज के मुकाबले, कि पार्टिकल का साइज भी तो मैटर करता है ना। बिल्कुल। चलो आगे देखेंगे कि कलर ऑफ सन एट सनराइज और सनसेट, ये रेड क्यों हो जाता है, कैसा होता है रेड, ये समझने वाली बात है। देखो एक होता है डिलेइंग 4 मिनट इन डे और वो इन द इवनिंग और आफ्टरनून, दोनों में डिफरेंस है। कलर ऑफ द सन एट सनसाइन एंड सनसेट, शाम के टाइम क्या होता है, आप अगर चलते हैं घूमने जा रहे हो शाम को, तो आसमान थोड़ा थोड़ा लाल दिखता है, रेड दिखता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है, और वो ही शाम के समय क्या होगा, हमारे एनवायरमेंट में एंटर हो पाती है, जिस वजह से हमें आसमान कैसे दिखता है, रेड दिखता है। सुबह के टाइम भी ऐसे ही है, वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, रेड की, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले कौन सी लाइट हमारे पास आती है, रेड कलर की लाइट हमारे एनवायरमेंट में एंटर करती है, इसलिए जो हमें सुबह के टाइम भी एनवायरमेंट कैसा दिखता है, रेड दिखता है। तो लिख रखा है इसमें कि भाई ज्यादा डिस्टेंस तक कौन मूव करेगी, सिर्फ ज्यादा वेवलेंथ की लाइट, इस वजह से हमें कैसा दिखता है, वो रेड दिखता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट हमारे पास, चलो भैया ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इससे ज्यादा कुछ इसमें आता नहीं पेपर में, सिर्फ इतना ही है। ठीक है, एक दो पॉइंट रहेगा वो मैं आपको भी बता देता हूँ, एक चीज समझेंगे, एक चीज समझ लेते हैं क्या होगा।
देखो 4 मिनट डिले इन सनसेट या सनराइज, ये चीज और समझ। होता क्या है, ये अर्थ है, ये होराइजन, अभी सन यहां पे है और इसके अलग अलग लेयर है, एनवायरमेंट की अलग अलग लेयर है, कुछ इस तरीके से। ये आपका अर्थ हो गया। यहाँ की डेंसिटी ज्यादा है, डेंसर, ये रेयरर, फिर ये रेयरर, ये डेंसर की कंपैरिजन। क्लियर। पहले लाइट आई, कौन सी आएगी, रेड कलर की आएगी, नॉर्मल में घुसेगी, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ ऑब्जर्व है, तो हमें सन कहीं यहाँ दिखेगा, सन कहीं यहाँ दिखेगा ऊपर की तरफ। क्लियर। मतलब सन रियल में तो यहाँ पे है, इसकी रियल पोजीशन, हमें वो 2 मिनट पहले दिखना शुरू हो जाएगा, 2 मिनट पहले। और सेम यही काम होगा जब सन यहाँ पहुंच जाएगा, तो लास्ट तक जो वेवलेंथ है, रेड कलर की वेवलेंथ, उसकी ज्यादा होती है रेड कलर की वेवलेंथ, इसलिए बाद तक आपको रेड कलर दिखेगा और 2 मिनट बाद तक दिखता रहेगा। तो पूरे दिन में आपको 4 मिनट का फायदा होता है। सुबह जब सन निकला, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, तो जल्दी लॉन्ग डिस्टेंस तक रीच करेगी एनवायरमेंट को और जल्दी पहुंचेगी। पहुंचने के बाद क्या होता है, वो नॉर्मल की रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से सन हमें ऊपर दिखता है, अपनी पोजीशन से कहीं अलग दिखता है। समझे। आपने देखा होगा सुबह उठ के जल देने के लिए बोलते हैं तो कहते हैं 4 बजे या थोड़ा सुबह जल दो, क्यों, क्योंकि जिस टाइम हम जल दे रहे होते हैं उस टाइम सूर्य देवता वहां होते ही नहीं। सुबह अगर आप 8 बजे के टाइम दोगे तो वो सन जो होगा वो बेसिकली यहाँ पर है और आप उसको यहाँ मान के जल दे रहे हैं, इसलिए सुबह के टाइम दिया जाता है क्योंकि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ये रहती है होरिजन की बिल्कुल लाइन में, ऐसा कहा जाता है। ठीक। और 2 मिनट का डिलेशन इसके अंदर हो जाता है। तो ये सब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। आगे चलेंगे, अब कुछ मजेदार क्वेश्चन लगा लेते हैं गोली की रफ्तार से और फिर हम इसको खत्म करेंगे, क्योंकि चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया है, पूरी थ्योरी को आप अच्छे से लगा सकते हैं और कोई भी डाउट कुछ भी चीज कमेंट कर सकते हैं, हमारी ऐप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके, और चैनल से जुड़े रह सकते हैं चीजों को समझने के लिए। क्वेश्चन है, ड्यू टू स्केटरिंग ऑफ सनलाइट द क्लियर स्काई प्रीडोमिनेंटली अपीयर्स ब्लू। सही बात है भैया, स्केटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आसमान क्या दिखता है, नीला, क्योंकि नीले कलर की जो वेवलेंथ है वो कम है और पार्टिकल बहुत सारे हैं जिसकी वजह से आसमान नीला दिखता है। दूसरी बात, द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट नियरली 1.8 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। बिल्कुल सही है, जो वेवलेंथ है कितने टाइम्स है, 1.8 टाइम्स। तो भैया दोनों बात कैसी है, ठीक है, और आर भी कैसा है, बिल्कुल ठीक है, इसका एक्सप्रेशन भी सही है। चलो देख लेते हैं। तो ये कंक्लूजन है कि दोनों बात बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं इसको हम निकालने के लिए, चाहे तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भैया समझेंगे इसको। अब आपको अगर ये पीपीटी या नोट्स आपको चाहिए तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, बहुत बढ़िया लगा होगा। पूरा देखिए वीडियो को, नोट्स बनाइए, कोई डाउट हो तो बताइए। उम्मीद करता हूं कोई डाउट बचेगा ही नहीं, क्योंकि हमने सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में क्लियर करी है। तो आज के लिए इतना है बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, न्यूटन एजुकेशन से जुड़े रहिए और लाइक एंड कमेंट करिए बहुत बढ़िया तरीके से।